तरह का, तो क्लाइमेट या फिर कहें हम कि वहां के जलवायु के विषय में, तो एक लंबे अरसे तक, है ना, लगभग अगर बात किया जाए तो 1 वर्ष तक वहां का जो मौसम का, जो वातावरण का जो आपका स्थिति होता है ना, इन्वायरमेंट का अगर देखा जाए तो जो भी, तो वो पूरा जो 1 वर्ष का जो उसका लेखा जोखा है वही कहलाता है आपका क्लाइमेट या जलवायु। नहीं, शॉर्ट में कम से कम समझने के लिए हम इस बात को कह रहे हैं। हाँ, तो इसमें हम कह रहे हैं क्या कि एक लंबे अरसे तक क्या होगा कि आपका, कि किसी भी जगह का, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का जो आपके मौसम का दशा, वहां के वातावरण का दशा होगा, उसको जो हम समझेंगे वो बेसिकली जलवायु में समझेंगे। किसमें समझेंगे? तो किसी भी प्रदेश के विषय में कहा जाए तो जब भी आप ग्लोब पर देखते हैं तो कोई भी कॉन्टिनेंट की बात करें, जैसे अगर बात किया जाए तो एक कॉन्टिनेंट जो अफ्रीका है, क्या बोला हमने, तो इसके बारे में आप जानते होंगे क्या कि एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें तीनों ही लाइन यहां से गुजरती है, मतलब कि आपका कर्क रेखा, मकर रेखा और फिर जो कि दोनों है तो बीच में 0 डिग्री भूमध्य रेखा भी, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी, और दोनों जब जा रहा है तो समझ लीजिए कि इसमें गर्मी सबसे अधिक रहेगा। आपको हमने बताया कि 3 इमेजिनरी लाइन्स है ना, 3 इमेजिनरी लाइन्स है जो ग्लोब पर आप देखते हो, है ना। तो अगर इसके विषय में कहा जाए तो एक तो आप जानते हो इस पर ये कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर जिसको आप कहते हो, है ना, उसके ऊपर में हम कहते हैं कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री पर आपका है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ के विषय में अगर कहा जाए, है ना, तो इसको आप कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और अगर देखा जाए तो 23.5 डिग्री जब साउथ की बात करेंगे तो इसको आप कहते हो मकर रेखा, क्या बोलते हो, है ना, कैप्रिकॉर्न। तो ये जो आपके 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के साउथ के ये जो बीच का हिस्सा होता है, यहां सबसे अधिक गर्मी पड़ता है। और इसका कारण क्या है कि जो सन का लाइट है वो वर्टिकल पड़ रहा है, एकदम सीधे लंबवत पड़ रहा है। तो अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे ये तीनों लाइन गुजर रही है ना, बात समझ में आया। 0 डिग्री भूमध्य रेखा भी, 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, और अगर बात किया जाए तो 23.5 डिग्री आपको जो आपका साउथ की बात करें मकर रेखा या फिर कैप्रिकॉर्न की बात करें, तो यहां चूंकि गर्मी सबसे अधिक पड़ता है। अब इसी आधार पर हम बिहार की जलवायु को भी देखें अगर, तो अक्षांशीय विस्तार अगर बिहार का कहा जाए, है ना, जो आपका लैटिट्यूड है बिहार का अगर उसको देखा जाए तो उस रेंज में आप देखते हैं कि 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक है, 24 से लेकर के। तो जो पहला लाइन हम बता रहे हैं कि बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार के विषय में अगर कहा जाए, अक्षांशीय विस्तार के विषय में अगर कहा जाए, है ना, तो अगर कहा जाए कि लैटिट्यूडनल रेंज जो है अगर इसके विषय में कहें तो मोटे तौर पर आपको यह पता होगा कि 24 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 27 यानी कि 27 डिग्री। अब इस बात से थोड़ा आप अंदाजा लगाइए कि हमने बात किया था कि ये लाइन जो है 23.5 डिग्री तक है और यहां तक गर्मी जो है काफी तेज बढ़ता है, और इसके ठीक ऊपर में, अब चूंकि ये पूर्वी देशांतर में है तो यहीं पर ये लोकेशन होगा 24 से लेकर के 27, 24 से लेकर के 27। तो अगर बिहार की स्थिति इस हिसाब से देखा जाए तो इस स्थिति के अनुसार आप देखेंगे तो गर्मी तो पड़ेगा, बहुत अधिक गर्मी वाला क्षेत्र भी हम नहीं कह सकते हैं। इसीलिए ये जो हिस्सा, ये आपका जो ज्यादा गर्मी वाला है इसको कहते हैं आप उष्ण कटिबंधीय, और इसके ठीक ऊपर ये जो होता है वो आपका होता है उपोष्ण कटिबंधीय। क्या होता है? बीच वाला सबसे उष्ण हो गया जहां सबसे अधिक गर्मी पड़ेगा 23.5 तक, और इसके ठीक ऊपर गए तो क्या हो गया? उपोष्ण। क्या हो गया? कल बताए थे इस बारे में हम, बताए थे कि नहीं बताए थे? उपोष्ण मतलब इससे थोड़ा सा गर्मी जो है ऊपर में कम पड़ेगा, लेकिन इतना भी कम नहीं कि गर्मी आए ही नहीं। गर्मी आएगा लेकिन उतना अधिक नहीं जितना कि ये बीच वाले हिस्से में आपका पड़ रहा है। तो इस अक्षांशीय विस्तार के आधार पर हमने ये कहा था कि बिहार की जलवायु कैसा है? कैसा है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, इस बात को हमने आपको कहा था। तो अगर उपोष्ण कटिबंधीय है तो ये तो हमने बता दिया अक्षांशीय विस्तार के आधार पर है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे काउज, ऐसे बहुत सारे आपके कहा जाए तो कारण बनते हैं जिसके कारण से बिहार की जलवायु जो है वो प्रभावित होती है। यह अक्षांशीय विस्तार होने के बावजूद भी जो है ये क्लाइमेट बिहार का चेंज होता है। कैसे, सबको एक बार देखेंगे।
अच्छा, एक नाम भी आपको हमने बताया था कोपेन के बारे में, याद है कुछ? किसके बारे में बताया था? तो कोपेन के बारे में बताया था कि कोपेन जो है, इसका भी जो जलवायु वर्गीकरण है, जिस हिसाब से इसने बांटा है, उसके अनुसार जो बिहार की जलवायु है वो CWG है। क्या है? CW। इसमें फिर से इसने और भी पार्टीशंस किए हैं कि अगर नॉर्थ बिहार का अगर पूछे केवल, अगर उत्तर बिहार का कहे तो CWG, और अगर इसमें भी दक्षिण बिहार कहे तो, साउथ बिहार के विषय में अगर कहा जाए तो AW। तो 3 क्वेश्चंस यहां से आएंगे आपके। अगर कोपेन के अकॉर्डिंग बिहार के क्लाइमेट को पूछा जाए तो सबसे पहला उत्तर क्या होगा? CW। अगर कोपेन के अकॉर्डिंग ही पूछा जाए कि नॉर्थ बिहार का क्लाइमेट कैसा है, CW। कोपेन के अकॉर्डिंग साउथ बिहार के क्लाइमेट कैसा है, AW। अगर किसी के विषय में किसी पार्टिकुलर पूछा जाए कि किसी के, है ना, तो ये कोपेन ही आपसे चांस है। एक और व्यक्ति है थॉर्नवेट, उसने भी अपना दिया है ये कि एक क्या होना चाहिए बिहार की जलवायु क्लाइमेट, लेकिन कभी जो है पूछे जाने की संभावना नहीं। सबसे पॉपुलर व्यक्ति अगर कोई है तो वो कोपेन है, और मुझे लगता है अगर पूछेगा भी तो केवल यही CWG सीधा ही आपको याद रखना। ये दोनों बातें आपको समझ में आया? तो ये दो तो आप समझ गए, ऐसा कि समझ लीजिए कि वन लाइनर में भी आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद समझिएगा कि वैसे कई सारे कारक हैं जो बिहार के जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, अब इसमें समझिएगा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बिहार क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहे हैं। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि ऐसे क्या हो सकते हैं जिसके कारण अक्षांशीय विस्तार के होने के बावजूद भी बिहार का जलवायु जैसा होना चाहिए वो वैसा नहीं है। इसमें बहुत सारे चेंजेस है और समझिएगा कि कारण से। पहला कारण जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया आपसे, जो अक्षांशीय विस्तार है, ये तो किसी भी प्रदेश का, मतलब कहीं के विषय में अगर कहा जाए, अगर इंडिया के विषय में कहा जाए, अफ्रीका के विषय में कहा जाए, तो अक्षांशीय विस्तार के कारण वहां का क्लाइमेट जो है अफेक्टेड रहेगा। ये कहीं का भी रहे, केवल बिहार ही नहीं। तो एक तो ये समझ में आता है कि अक्षांशीय विस्तार का होना, ठीक है। तो ये हमने जो बताया कि मान लीजिए कि कोई इसके बीच में तो गर्मी अधिक पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि इसका, है ना, लैटिट्यूडनल रेंज इसके बीच में है, तो ये इसके लिए भी है। यहां पर कह सकते हैं कि इसके लिए भी ये चीजें हैं, और अगर बिहार यहां है तो इसके लिए भी है। इसमें तो कोई चेंज आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगा, चाहे अफ्रीका हो, अमेरिका हो, वो उसका जो आपका अक्षांशीय विस्तार है उस आधार पर हो रहा है। तो ये बिहार के लिए भी रहेगा। अगर कहा जाए तो अक्षांशीय विस्तार, अगर लैटिट्यूडनल अगर रेंज के विषय में कहा जाए, ये तो आपको सबके लिए कॉमन ही रहता है। दूसरा कारण क्या है, ध्यान से समझिएगा, ये तो कॉमन रीजन होता है कहीं का भी क्लाइमेट रहे। दूसरा कारण क्या है समझिएगा, ये आप अगर भारत के नीचे देखें तो हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर। और ये अगर आपसे बात करें तो दक्षिण पश्चिम के हिस्से में तो ये आपका मिलता है अरब सागर। क्या है आपका? ये अरब सागर। और यहां आपका है बंगाल की खाड़ी। यहां क्या है? बंगाल की खाड़ी। समझ में आ रहा है? बे ऑफ। और यहां आपको अरेबियन सी दिखता है। तो ध्यान से समझिएगा। और यहां लोकेशन जो आपका है वो बिहार का, और बिहार के ठीक ऊपर यहां क्या है? हिमालय। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अरे बिहार के ऊपर में नेपाल, और नेपाल के साथ में क्या लगा हुआ है? यहां कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक कौन सा पर्वत है? तो बिहार के जो नॉर्थ का हिस्सा हमने बताया, जो सीमावर्ती जिले हैं, उसके लिए तराई प्रदेश बताया था, याद है? तो वो हिमालय का ही तो तराई था ना। बात समझिएगा। तो ये सब मिल करके कैसे जो है बिहार के क्लाइमेट को इफेक्ट करेगा, एकदम ध्यान से आपको समझना है। पहले ये सारे लोकेशन को आप समझिएगा
यहां दक्षिण पश्चिम के हिस्से में अरब सागर है। क्या है? भारत के दक्षिण में सबसे जो है वो हिंद महासागर। क्या है? पूरब के तरफ देखे जो समुद्री हिस्सा है उसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी या फिर बे ऑफ, क्लियर है ना। और यहां लोकेशन है बिहार का, और बिहार के ठीक उत्तर में जो यहां पर एक बाउंड्री बना रहा है वो हिमालय का है। किसका है? तो हिमालय के विषय में कहा जाए तो यहां आप जानते हैं कश्मीर तक के विस्तार है, और यहां देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, और लगातार हिमालय पर्वत श्रेणी का विस्तार यहां से यहां तक है। अब देखिएगा, ये जो पहला फैक्टर हमने बताया कि अक्षांशीय विस्तार का होना और बिहार के क्लाइमेट के लिए यह जिम्मेदार होना, तो ये तो एकदम कॉमन सा लाइन है जो कि कहीं पर कोई भी भौगोलिक प्रदेश रहेगा, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, या फिर दक्षिण में साउथ की बात अगर करें तो ये तो सबके लिए जो है वो आप समझ लीजिए कि ये एप्लीकेबल है। कहीं पर अगर साउथ में चला गया तो गर्मी अधिक है, नॉर्थ में चला गया तो गर्मी कम है, ठंडा है। तो ये तो एक कॉमन रीजन होता है जो कि आपको हर एक जगह पे पढ़ने के लिए मिलेगा। लेकिन बिहार के क्लाइमेट में कुछ ऐसे और भी प्राकृतिक नेचुरल चीजें हैं जिसके कारण से ये इफेक्ट आ रहा है। और क्या है, ध्यान से समझिएगा, यहां पर जब हम बात करते हैं 1 जून का, तो आप सभी को पता होगा कि 1 जून को पूरे भारत में जो है मॉनसून का प्रवेश होता है, और 1 जून को केरल के तट पर रहता है। कहां रहता है? 1 जून को केरल के तट पर रहता है, और आप जानते हैं कि यहां पे बरसात होता है। तो अगर 1 जून की बात करें तो सबसे पहले जून के महीना में पहला तारीख है, तो इसको समझिएगा कि जब जून का महीना है और मई का या तो कहिए कि अंत का समय है, तो इस समय जो सूरज है वो सबसे अधिक जो अगर कहा जाए तो उत्तरायण रहता है। और ये जो कर्क रेखा है इससे सबसे नजदीक अगर कहा जाए तो यही मई के महीने में आप समझिएगा कि जो समय चल रहा है वो नजदीक पहुंचा हुआ है। जितना अधिक सूर्य का उत्तरायण रहेगा, मतलब कि जितना ये नॉर्थ में मूव करेगा, उतना अधिक इस क्षेत्र में पूरा गर्मी पड़ेगा। समझ में आता है कि नहीं आ रहा है? अब अगर भारत की लोकेशन के विषय में कहा जाए, अक्षांशीय विस्तार अगर कहा जाए, अगर आपका लैटिट्यूडनल रेंज के विषय में कहा जाए, तो आप सभी को पता है कि ये लगभग 8 डिग्री से शुरू होता है। अरे जो स्थल का मार्ग है वो तो 8 डिग्री से, हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप की बात नहीं कर रहे, हम वो जगह बता रहे हैं जहां पे प्रॉपर लोग रह रहे हैं। तो 8 डिग्री से, कितना डिग्री से? 8 डिग्री से शुरू होता है। अब इस बात को सोचिएगा कि अगर हम 8 डिग्री की अगर बात करेंगे तो आप तो ये समझिए कि ये तो फिर कर्क रेखा के भी नीचे पड़ गया। अरे पड़ा कि नहीं पड़ा? और अभी हमने कहा था इस बात को कि अगर ये कर्क रेखा के भी अंदर में कोई भौगोलिक क्षेत्र है, मतलब कि वहां गर्मी अधिक पड़ेगा। तभी तो इस बात को समझिए कि साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में खूब गर्मी पड़ता है, वहां ठंडा का समय आता ही नहीं है। या तो अगर ठंडा समझिएगा, अगर सूर्य जो है दक्षिणायन होता भी है तो कितना भी होता है फिर भी ये 8 डिग्री से ना इतना दूर नहीं होता है जितना कि बिहार से होगा, क्योंकि बिहार मतलब यहां 24 डिग्री, ये समझिए, और ये 8 डिग्री। तो हमसे तो वैसे भी दूर हो जाएगा सूर्य, लेकिन इससे कितना ही दूर होगा बताओ? ज्यादा तो नहीं होगा। दक्षिण भारत में विंटर सीजन नहीं आता है, पता ही है बात आपको। हमने इस बात को बताया ना कि मेरे जब मैं कॉलेज में था ठंडा आया ही नहीं कभी। समझ में आया कि नहीं आया? कभी स्वेटर की जरूरत। और इसका कारण क्या है कि ये जो अक्षांशीय विस्तार है वो दक्षिण में है। तो जब भी मई का महीना है या फिर जब जून की तरफ हम बढ़ भी रहे, तो जब गर्मी अधिक बढ़ेगा सूर्य के नजदीक आने के कारण, कर्क रेखा से नजदीक आने के कारण जब गर्मी अधिक बढ़ेगा, तो यही जो आप हिस्से देख रहे हैं यहां पर कि जो पूरा समुद्री हिस्सा है, यहीं पर एक बार जलवाष्प के साथ में, बात समझ में आ रही है कि नहीं? पानी है, गर्म होगा, वेपर बनेगा और वही बादल का निर्माण करेगा ऊपर जाकर के। जब हवा आएगा, अब समझिए, गर्मी जब बढ़ेगा तो ऊपर में वायुदाब कमेगा। अरे जब गर्मी बढ़ेगा तो ऊपर में वायुदाब, अरे ऊपर में कमेगा, तभी तो नहीं। ये तो तुम ज्योग्राफी में पहले भी पढ़ा हुआ है भाई, समझ में आया? देखो एक बात बताते हैं, जिधर भी एयर का प्रेशर कमेगा जनरली सब कुछ उधर ही मूव करना चाहेगा, जहां प्रेशर अधिक होगा मूव करना नहीं चाहेगा। तो जब भी गर्मी बढ़ेगा तो एयर का प्रेशर ऊपर कमेगा, और जब कमेगा तो यही जो वेपर बना हुआ जो है ये पानी, जैसे आप वैसे भी देखिए ना, कभी पानी को उबालिए, एकदम सीधा सा एग्जांपल देते हैं, तो पानी को उबालते हैं तो वेपर देखते ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर जाता है कि नहीं? अरे ऐसा भी तो होगा, इधर भी भागे इधर भी भागे, लेकिन सीधा वो ऊपर जाता है। कभी कुकर का सीटी हटाइए और देखिए एकदम सीधा ऊपर निकलेगा। तो इसके कारण क्या है कि ऊपर जो प्रेशर है वो कम है, और इसके वजह से क्या होता है कि जब यहां गर्मी बढ़ता है, गर्मी बढ़ने का मतलब समझ रहे सूर्य का जो है नॉर्थ में जाना, जितना नॉर्थ में जाएगा गर्मी बढ़ेगा,
वायु दाब होगा, और जैसे ही वेपर बन करके ऊपर में गया और तुरंत जैसे हवा थोड़ा भी चला तो ये केरल के तट पे पहुंचा हुआ है। और ठीक फिर गर्मी बढ़ा अगर कभी मान लीजिए तो तुरंत ये जितना वेपर बन करके ऊपर जमा हुआ था जो बादल के रूप में, तुरंत बरसात करा देगा। बात समझ में आया? ज्यादा जो है धक्का भी नहीं मिला है बादल को और तुरंत बरसात हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले यहीं पर बरसात हो रहा है। एकदम कॉमन सा एक बात हो जाता है, एग्जाम्पल, पूरे साउथ में किसी भी जगह पर बरसात होने के लिए कभी भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि बहुत लंबे समय से माहौल बन रहा है, बादल आया, आंधी तूफान है, कुछ नहीं, एकदम सीधा मौसम दिख रहा है, आपको लग रहा है कि बरसात नहीं होगा, बाहर चल रहे हैं बरसात शुरू। अरे फिल्म वगैरह में कभी देखे हो ऐसा? मुंबई में भी बरसात होता है या फिर साउथ में कहीं भी बरसात होता है तो अरे बिहार में तो बरसात होता है तो पहले आधा घंटा बादल आएगा, आंधी आएगा, है ना, आंधी तूफान, उसके बाद घर में जितने उसके बाद घर में जितने लोग हैं पहले ये डिसीजन लेगा घर पर जो है गेहूं सूखा देने के लिए है, उसको नीचे लेके आओ, कपड़ा है उसको नीचे लेकर के आओ, बच्चे बाहर खेल रहे हैं उसको घर में बुलाओ, सब काम कर लोगे तब बरसात आएगा, है कि नहीं है? ये सब काम, कोई बाहर में अगर मान लीजिए गए हुआ, अरे बहुत बरसात कैसा मौसम किया, जल्दी जल्दी घर चलो, यहां दक्षिण में ऐसा मौका नहीं है, आप बाहर चल रहे हैं एकदम आसमान साफ दिख रहा है और सीधे बरसात होना शुरू हो गया। कई ऐसा देखने के लिए ही मिलता है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत, तो कई बार क्या होता है कोई छाता लेकर के बाहर नहीं है, बरसात शुरू, आप वहीं पर रुक जाइए, समझ में, और बरसात फिर खत्म भी हो जाएगा क्योंकि बहुत अधिक जो है ऊपर में यहां पर बादल रहेगा ही नहीं। तो ये पूरा इस हिस्से में जो भी बरसात होगा, तो 1 जून को कहा रहता है ये केरल के तट पर कहा रहता है, और इसी के कुछ हिस्से जो है वो सीधे यहां इंडिया के नॉर्थ वाले हिस्से में भी यहां से ऐसे पहुंच जाता है, ठीक है, हवा के माध्यम से। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो 1 जून को केरल के तट पर है। जब लगभग 10 से 12 जून आता है, कब की बात करें हम, जब लगभग 10 से 12 जून का समय है तो इस समय तक यही मॉनसून जो है वो अरब सागर में चला जाता है। कहां चला जाता है? 1 जून केरल तट पर, और लगभग जब 10 से 12 जून है तो यही मॉनसून जो है वो पहुंच जाता है आपके अरब सागर में। और अरब सागर में जो यहां मॉनसून पहुंचा हुआ है, तो चूंकि अरब सागर का लोकेशन ही ऐसा है कि इसको हम कहेंगे दक्षिण पश्चिम मॉनसून। क्या कहेंगे इसको हम? साउथ वेस्ट मॉनसून, या कहें हम इसको दक्षिण पश्चिम मॉनसून। क्या बोला हमने? यह है कि नहीं दक्षिण पश्चिम में, ये बताओ। जैसे अगर हम बात करें मुंबई का, तो मुंबई के लिए जिम्मेदार कौन सा मॉनसून होगा? कौन सा होगा? दक्षिण पश्चिम मॉनसून। और दक्षिण पश्चिम मॉनसून कहें या कहें अरब सागर के हिस्से में जो है मॉनसून का प्रवेश कब है? 10 से लेकर के 10 से, अब यही जो आपका 10 से 12 जून है, जब यहां से मॉनसून जो है भारत में आना शुरू होगा। देखिएगा 1 जून से केवल केरल में बरसात हो रहा है, भारत में पूरा सबसे अधिक बरसात होता है जो दक्षिण पश्चिम मॉनसून से ही होता है। किसे होता है? पूरे भारत में सबसे अधिक जो बरसात के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो साउथ वेस्ट जो आपका यहां पर मॉनसून है यही है। और इसी का एक लहर जो है वो प्रायद्वीपीय भारत में यहां प्रवेश करेगा और यही धीरे धीरे हवाएं बहते हुए बे ऑफ बंगाल तक भी पहुंचेगा, और यहीं से जब आगे बढ़ेगा तो ये जाकर के सीधा ऊपर की तरफ जाएगा और हिमालय में टकरा जाएगा। किसे टकराएगा? और हिमालय में टकरा करके वापस रिटर्न होगा यही हवाएं, और यही मॉनसून पहुंच जाएगा बिहार। कहां पहुंचेगा? तो एक बात फिर से यहां पर ध्यान से समझिएगा, अगर इस मॉनसून के विषय में कहा जाए, ध्यान से समझिए, ये क्या है आपका? अरब सागर। क्या है ये? अरब सागर। और यहां अगर बात किया जाए तो 10 से 12 जून, कब बोला? 10 से, यहां मॉनसून कब है? 10 से। इस मॉनसून का नाम क्या है? दक्षिण। मॉनसून का नाम क्या है? दक्षिण पश्चिम मॉनसून। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को कि 10 से 12 जून के अगर विषय में कहा जाए तो ये यहां से है, और ये प्रायद्वीपीय भारत से एक लहर इस तरफ पहुंचेगा सीधे बंगाल की खाड़ी। कहां पहुंचेगा? बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा, और यहां से हवाएं और तेज होगा और सीधे ऊपर उत्तर की तरफ जाएगा। तो ऊपर में इसको मिलेगा एक पर्वत श्रेणी जिसका नाम क्या है? तो हिमालय के विषय में कहा जाए तो इसका जितना भी चोटी है, जितना भी पर्वत श्रेणी के विषय में कहा जाए, सब की ऊंचाई बहुत अधिक है। और जब ऊंचाई अधिक है तो यही जलवाष्प जो जा करके टकराएगा किससे?
हिमालय से टकराएगा और टकराने के बाद जो है यही जो है मॉनसून वापस लौट जाएगा। तो यहां जो राज्य मिलेगा इसको, यही है बिहार। क्या है? और जब बिहार में आएगा तो आप समझिएगा कि ठीक जिस प्रकार से हमने मैप में बताया है, यहां से यह प्रवेश शुरू होगा और इस तरह से सबसे पहले जो है उत्तर बिहार, सबसे पहले, और ये नॉर्थ बिहार का हिस्सा होगा ना, सबसे पहले जो मॉनसून इंटर करेगा वो नॉर्थ बिहार में। कहां करेगा? सबसे पहले मॉनसून जो है वो नॉर्थ बिहार, और यहां पर जो कॉर्नर का जिला मिल गया, यही तो हमने बताया था किशनगंज है। क्या है ये क्या है? तो सभी जिला आपको याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? तो सबसे अधिक जो अफेक्टेड रहेगा वो किशनगंज। कारण क्या है? यहां से यहां जाना और रिटर्न होकर के लौटना, और सबसे पहले जो जिला मिला वो कौन सा है? और इस प्रकार से धीरे धीरे पश्चिम की तरफ, यहां इधर भी विस्तार होगा और धीरे धीरे दक्षिण की तरफ भी होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? तो 10 से 12 जून में कहां है? अरब सागर। और यहां से ये मॉनसून जब चला है तो बंगाल की खाड़ी होते हुए, हिमालय से टकराते हुए रिटर्न होकर के बिहार में पहुंचा और यहां झमाझम बारिश। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इस क्रम में अगर बात किया जाए तो कई बार जब हवाएं तेज अगर चलेगी तो यहां 12 जून से चला है तो लगभग 15 जून तक बिहार पहुंच जाएगा। कब तक? अगर 12 जून यहां से चला है तो कितने जून तक? अगर हवाएं ठीक ठाक अपनी दशा में चलते हुए रहा तब। कई बार इसी में क्या होता है, हवाएं अगर बहुत तेज चल रहा है तो जैसे ही यहां पर जो है वो बादल का निर्माण हुआ, जलवाष्प बना, तुरंत पहुंचेगा तो कई बार बरसात यही 10 जून को ही हो जाएगा बिहार में। और कई बार जब लेट होगा तो यही बरसात 18 जून, तो कई बार 20 जून को होगा। लेकिन औसतन आपको मान करके चलना है कि बिहार में जो बरसात का शुरुआत होगा वो 12 से लेकर के 20 जून के बीच में होगा। 12 से लेकर के, बताओ इस वर्ष जो है कितने तारीख को बिहार में पहला बरसात हुआ था? याद है? मॉनसून का प्रवेश हो गया, याद ही नहीं, बस हर साल आ रहा है जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। हा? अरे ये तो सब कुछ सिस्टमैटिक है, ये तो सब कुछ सिस्टमैटिक है। इस बार जो मॉनसून का प्रवेश हुआ है बिहार में, 18 जून को बरसात हुआ था। ठीक है, कितने तारीख को? समझ में आया कि नहीं? अब देखो इसमें भी कुछ बातें बताता हूं मैं आपको। ये मॉनसून जरूरी, अरे अब अपना ही बात करने लग जाओगे, इसी पर डिस्कस करोगे केवल। कोई कह रहा है अब हुआ है तो तब हुआ है, सुन भी लो मेरा बात। अगर ये मॉनसून बिहार में आया है तो जरूरी नहीं है कि पूरे बिहार में ही बरसात कराए। हो सकता है ऐसा कि बहुत कम जलवाष्प आया है तो किशनगंज में ही केवल बरसात हो। ये जरूरी थोड़े नहीं कि पूरा बिहार में ही हो जाए। वो तो डिपेंड इस बात पर करता है कि जो जलवाष्प आया है, जो बादल आया है, वो कितना मजबूत है और हवा जो है कितना धक्का देकर के कहां तक पहुंचाया है। कई ऐसे क्षेत्र होते हैं कि यहां बरसात हो रहा है, बगल के जिला में नहीं होते रहेगा। हो रहा है कि नहीं? मेरा कहने का केवल मतलब इतना है कि मॉनसून का प्रवेश कब हो रहा है, तो वो आपको याद रखना है 12 से लेकर के। 12 से लेकर के, तो अब इसमें से ध्यान से समझिएगा, अरब सागर का होना, दक्षिण पश्चिम मॉनसून का होना, बिहार का जो यहां का क्लाइमेट है इसको इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे कर रहा है ना। दक्षिण पश्चिम मॉनसून का होना यह कर रहा है, अरब सागर का होना, बंगाल की खाड़ी का भी होना। ये हवाएं जब बंगाल की खाड़ी पहुंच रही है तभी जो है वायु दाब ऐसा हो रहा है कि इसको उत्तर में भेज रहा है। नहीं तो आप देखिए कि ये हवाएं जनरली जो है वो थोड़ा पूरब की तरफ बह रहा था, और बंगाल की खाड़ी से जब ये वायु दाब बना तो यही कहां चलने लगा? उत्तर की तरफ। किधर जा रहा है? तो ये भी रिस्पॉन्सिबल हो गया, और यहां से हवाएं काफी तेज जाती है इधर। आप गर्मी के दिन में जनरली इस बात को नोटिस कीजिए, तो बरसात का भी बता रहे हैं, गर्मी के दिन में कई बार जो है बंगाल की खाड़ी में चक्रवात, जिसे नॉर्वेस्टर कहते हैं, साइक्लोन बनता है। और इसके कारण, अरे करंट अफेयर में तो पढ़ते होगे ना, एक साल के करंट अफेयर में कम से कम 4 को 8 को तो कम से कम इधर साइक्लोन का नाम याद करना ही पड़ता है ना? 4-5 तो कम से कम याद करना ही पड़ता है प्रत्येक वर्ष। और अगर परीक्षा में ना पूछे तो बोला कि पहले में भी 4 याद रखे हुए हैं, 4 और ऐड हो गया। तो यहां जो गर्मी में चक्रवात आ रहा है, जो साइक्लोन है, इसका हवा भी सबसे ज्यादा बिहार में ही पहुंचता है, यहां बंगाल की खाड़ी होते हुए और यहां तक। तो ये चक्रवात के कारण जो हवा है वो उत्तर में जाएगा,
और यहां किससे टकराएगा? हिमालय से। हिमालय कहेगा कि हम वापस उधर जाने नहीं देंगे। बात समझ में आ रहा है? अगर सोचो कि हिमालय नहीं होता, इन केस मान लीजिए यहां पर हिमालय नहीं होता, तो यही मॉनसून या तो कहें नेपाल चला गया, चीन चला गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सब को रोकने का काम कौन कर रहा है? हिमालय। तो अक्षांशीय विस्तार होने के बावजूद बिहार का जो जलवायु है उसको भी प्रभावित कर रहा है ये हिमालय। अक्षांशीय विस्तार होने के बावजूद जो बिहार के जलवायु को, बिहार के क्लाइमेट को जो इफेक्ट कर रहा है वो हिमालय माउंटेन कर रहा है, क्योंकि यहां से ये इन हवाओं को, विंड को जाने नहीं दे रहा है, रिटर्न करके और वापस बिहार भेज रहा है। कहां भेज रहा है? तो ये रिस्पॉन्सिबल हुआ कि नहीं हुआ? अरे हिमालय की स्थिति हुआ कि नहीं? या अगर हिमालय रहता और केवल इधर रहता तब भी ये हवाएं चली जाती। तो ये सब कारण बनते हैं अरब सागर का होना, बंगाल की खाड़ी का होना और साथ साथ में हिमालय की स्थिति को। तो क्या हम इस लाइन को यहां पर लिखेंगे तो कोई दिक्कत होगा? बताओ। सबसे पहला हमने लिखा कि इसमें अक्षांशीय विस्तार, दूसरा हम इसमें लिख दिया दक्षिण पश्चिम मानसून का होना, तीसरा हमने इसमें ऐड कर दिया बंगाल की खाड़ी। क्या बोला हमने? तो बंगाल की खाड़ी, या फिर आपसे यह भी लिख सकता है इसके बदले में कि जो बिहार का समुद्र से दूरी है वो भी हो सकता है, लिख दे। तो बंगाल की खाड़ी का होना। चौथे नंबर पर हम इसमें लिखेंगे हिमालय की अवस्थिति। क्या बोला हमने? हिमालय की अवस्थिति, जहां पर हिमालय है उसके विषय में। तो ये तीसरे नंबर पर हमने डिस्कस किया कि बंगाल की खाड़ी है ना, बे ऑफ बंगाल के विषय में कहा। फिर चौथे नंबर पर हमने कहा कि जो लोकेशन है हिमालय का, जो लोकेशन है जो आपका हिमालय का, अगर ये नहीं होता, ठीक है, तो बिहार का क्लाइमेट इतना जो है वो प्रभावित नहीं होता। इस बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे सभी लोग? तो ये चारों जो है मेन रेस्पॉन्सिबल है। सबसे पहला जो आपका लैटिट्यूडनल रेंज है यानी अक्षांशीय विस्तार, ये तो कहीं का, किसी का, मतलब पूरे दुनिया में जितना भी जगह है सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इसके अलावे जितना भी हमने बताया है वो ज्यादातर केवल बिहार के लिए। बात समझ में आया? ये तो सबके लिए होगा, पूरे देश में रहे चाहे विदेश में रहे। बंगाल की खाड़ी बिहार को इफेक्ट कर रहा है, बिहार क्लाइमेट को। उसके अलावे हिमालय की अवस्थिति, साथ साथ में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। तो बिहार में बरसात कैसे होता है इस बात को आप समझे? सबको याद रहेगा? तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बिहार में बरसात की आरंभ होता है, यह प्रश्न बहुत रिपीटेड है और उसमें ऑप्शन आपको दिया रहेगा मार्च के मध्य में, अप्रैल के मध्य में, मई के मध्य में या जून के मध्य में। क्या होता है आपका? एग्जैक्ट डेट कहीं पर जनरली नहीं रहेगा, और अगर रहेगा भी तो आपको यह समझना है कि मिड जून का ही एक टाइम रहेगा। ऐसा नहीं कि ऑप्शन में दे दिया कि 12 जून को, कि 13 जून को, कि 14 जून को। ऐसा कभी भी ऑप्शन में, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही ऐसा नहीं है कि हम उसी दिन होना है तो होना है, ये कोई मतलब नहीं है। इसलिए जब भी प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्न यही है कि बिहार में मॉनसून का प्रवेश तो आपका यह होगा कि मध्य जून में। क्या होगा? मध्य। तो आप इस बरसात वाले पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लिए। गर्मी और ठंडा के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो सीधा एक ही कॉन्सेप्ट है, सूर्य का उत्तरायण होना और सूर्य का दक्षिणायन होना। जब सूर्य के बारे में कहा जाए तो इसका मोमेंट अगर कहा जाए तो जब नॉर्थ के तरफ होगा, किधर होगा? तो जब नॉर्थ के तरफ होगा तो जाहिर सी बात है कि जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके नजदीक आएगा। तो कर्क रेखा के जब नजदीक आएगा तो बिहार में गर्मी बढ़ेगा कि कमेगा? जाहिर सी बात है कि जितना ऊपर जाएगा बिहार में गर्मी बढ़ेगा, हमारा नजदीक होगा ना, क्योंकि कर्क रेखा का नजदीक आना और बिहार में गर्मी का बढ़ जाना। ये गर्मी के लिए। ठंडा के लिए अगर कहा जाए तो सूर्य का दक्षिणायन, मतलब जितना शिफ्ट होगा ये सूर्य जो है, सन जितना शिफ्ट होगा साउथ में, उतना अधिक जो है हमारे यहां ठंडा भी होगा। क्लियर है सभी को? तो ठंडा और गर्मी के लिए तो बस एक ही लाइन याद रखना है कि जितना अधिक जो है वो उत्तरायण यानी कि नॉर्थ में जो है सूर्य जाएगा उतना अधिक बिहार में गर्मी बढ़ेगा। क्या होगा? और जितना साउथ में जाएगा उतना। तो ठंडा, गर्मी और बरसात तीनों के लिए आप समझ गए इस बात को? तो जो हमारा बिहार का क्लाइमेट है अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बिहार में 3 प्रकार की ऋतुएं जो है उसमें बांटा गया है। टोटल कितने सीजन है? टोटल कितने? तो अगर बात किया जाए जलवायु के आधार पर, हमने क्या बात कहा कि जलवायु के आधार पर बिहार में 3 ऋतुएं, कितना बोला हमने?
3 ऋतु है। अब देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट अगर कहा जाए तो बिहार में 3 प्रकार का जो आपको सीजन देखने के लिए मिलेगा। कितने कितने प्रकार के? अब 3 सीजन की बात करें तो सबसे पहला जो हमने बात किया इसमें, इसके विषय में बताने वाला हूं, जो कि है ग्रीष्म ऋतु। क्या बोला हमने? मतलब कि आप समझिएगा, समर सीजन के विषय में हमने कहा, एकदम ध्यान से समझना इसमें, ठीक है। समर सीजन टोटल कितने हमने बताए? वैसे तो दिमाग में चल गया होगा, है ना, ठंडा का समय, गर्मी का समय, बरसात का समय, ये तो वैसे भी आपको पता होगा। अरे वो चौथा जो आप याद रखते हो बसंत ऋतु, वो कोई सीजन नहीं है। वो समझिए कि जब हम सर्दी के बाद ठंडा के लिए शिफ्ट हो रहे होते हैं, तो वैसे समय में बीच में 1 महीने का समय मिलता है कि ना तो बहुत ज्यादा गर्मी ना तो बहुत ज्यादा, अरे जिसको बसंत ऋतु कहते हैं ना, स्प्रिंग सीजन कहते हैं ना, तो उसमें अरे ठीक सरस्वती पूजा का समय बसंत पंचमी को ही होता है ना, तो बसंत पंचमी का है या सरस्वती पूजा का जो समय है, ना तो बहुत अधिक ठंडा ना तो बहुत अधिक गर्मी। तो वो कारण क्या है कि शिफ्ट होने का काम एक दिन में थोड़े ना है कि आज ऐसा है कि आज सोए ठंडा के दिन में, कल उठे तो गर्मी का दिन हो गया। ऐसा प्रॉपर नहीं होता है। वो धीरे धीरे जो है, जैसे जैसे सूर्य जो है उसका मोमेंट साउथ में होगा तभी। तो ग्रीष्म ऋतु के लिए या फिर समर सीजन के लिए हमने जो बताया कि जो सबसे मेन कॉज जो है इसका, जो जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसमें जो हमने आपको बताया था वो यही है कि आपको यह समझना है कि सूर्य का उत्तरायण होना। क्या बोला हमने? जैसे जैसे ये सन जो है नॉर्थ में शिफ्ट होने लगेगा तो ये गर्मी बिहार के क्षेत्र में बढ़ने लगेगा। कारण क्या है कि ये जो है आपका कर्क रेखा, और अगर सूर्य के विषय में कहा जाए, सन के विषय में कहा जाए, तो जैसे जो है ये शिफ्ट हो रहा है आपका जो है नॉर्थ के तरफ। किधर बोल रहा हमने? ठीक है, तो जब नॉर्थ में सूर्य का अगर कहा जाए उत्तरायण, सूर्य का उत्तरायण, तो इसमें 2 बातें क्लियर होता है। पहला चीज कि ग्रीष्म ऋतु के विषय में अगर कहा जाए तो पहला कारण जो इसमें बना आपका वो यही है कि सूर्य का उत्तरायण होना। क्या बोला हमने? सूर्य का उत्तरायण। तो इसमें हमने कहा कि जो सन का जो मोमेंट है वो साउथ में होगा कि नॉर्थ में? हाँ, साउथ में कि नॉर्थ में? नॉर्थ की तरफ जब होगा तो बिहार में गर्मी बढ़ेगा। जब ये आपका नॉर्थ में शिफ्ट होगा तो बताओ कि कर्क रेखा से सूर्य का दूरी घटेगा या बढ़ेगा? तो कर्क रेखा से नजदीक होगा कि दूर होगा? नजदीक होगा ना। ये जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के विषय में जो हमने कहा, इसके नजदीक होगा कि दूर होगा? कारण क्या है कि बिहार के विषय में कहा जाए तो अक्षांशीय विस्तार जो है अगर देखा जाए तो लैटिट्यूडनल जो रेंज है, अगर इसके विषय में कहा जाए, जो अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है? अक्षांशीय विस्तार अरे केवल 24 से 27 बोलो ना, 24 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 27। पूरा बोलने की जरूरत हर जगह पे थोड़े ना है। वो जब एग्जाम में पूछेगा तब आपको वो 20 डिग्री 10 सेकेंड ये सब जो है ना पूरा आपको पूरा बोलना है। 20 मिनट 10 सेकेंड, यहां बस दिमाग में एक बार सेट रखो 24 से लेकर के। तो ये चूंकि नजदीक है कर्क रेखा का, और कर्क रेखा नजदीक है सूर्य का। एक लाइन समझ में आ रहा है? बिहार नजदीक है कर्क रेखा का, और कर्क रेखा नजदीक हो गया है अब किसका? तो इसमें जो बात किया जाए तो आपको याद रखना है कि मध्य मार्च से लेकर के मध्य जून तक के, मतलब हमने बात किया मिड मार्च से लेकर के, ठीक है, आपका बात किया हमने मिड जून तक। ये जो समय है, इस समय तक लगातार जो सूर्य है वो जो है कर्क रेखा के नजदीक आते जा रहा है, और जितना नजदीक आएगा समझ लीजिए उतना अधिक गर्मी बढ़ेगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और जब ज्यादा नजदीक भी आ रहा है तो भारत का जो अगर दक्षिण का हिस्सा देखें या समुद्री इलाका देखें, जब गर्मी बहुत अधिक बढ़ा तो यही जलवाष्प के साथ जो समुद्र है वो समुद्र में जलवाष्प बना और धीरे धीरे ऊपर चला गया। बात समझ में आया? और उसी प्रकार से फिर हम जब बात कर रहे थे अभी कि जब मध्य जून का ही समय है, इसी समय जलवाष्प बन करके और बरसात कराना शुरू कर दिया,
तो बिहार में अगर कहा जाए, पूरे भारत में अगर कहा जाए, तो बरसात का शुरुआत भी हो गया, मानसून का प्रवेश भी हो गया। ये चीजें क्लियर हो रहा है सबको? मार्च मध्य से लेकर के मार्च मध्य से लेकर के गर्मी कब से कब तक रहेगा बताओ? मार्च मध्य से लेकर के सूरज का उत्तरायण की दक्षिणायन? उत्तरायण की दक्षिणायन जी, उत्तरायण। अब समझिएगा इस बात को, अगर सूरज जो है नॉर्थ में शिफ्ट हो रहा है, तो एक बात मुझे बताओ कि सूरज से सबसे नजदीक दक्षिण बिहार रहेगा कि उत्तर बिहार रहेगा? सबसे नजदीक क्या हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा गर्मी दक्षिण में पड़ेगा कि उत्तर में? यह कॉन्सेप्ट समझ में आता है? तो क्या हम इस लाइन को अगर हम लिखेंगे कि सर्वाधिक गर्मी दक्षिण बिहार में पड़ता है, सर्वाधिक गर्मी किधर पड़ता है? दक्षिण, तो कोई गलत होगा क्या? अरे सबसे अधिक अगर कहा जाए जो गर्मी है वो अगर देखा जाए तो साउथ में कि नॉर्थ में? तो सबसे अधिक जो हीट वेव भी है, जिसको कहते हैं एकदम गर्म हवा, वो भी सबसे अधिक चलेगा दक्षिण में। किधर चलेगा? तो सबसे अधिक गर्मी भी दक्षिण बिहार, और सर्वाधिक गर्म जिला के रूप में आप जानते हैं गया। क्या जानते हैं? सर्वाधिक गर्म जिला, जो कि क्या हो गया? तो गया का लोकेशन याद आ रहा है आपको? ये जो सबसे डाउन का ये हिस्सा जो दिख रहा है, यही क्या है? गया। अब दो तीन बात को और समझो थोड़ा यहां पर। सर जब दक्षिण की बात किए तो दक्षिण में तो और भी जिले हैं, केवल गया तो है नहीं। कुछ किताबों में तो आप ये भी इवन पढ़ लोगे, बात कर लो आप लोग, आपसे डिस्कस कर लो, हो गया। तो कुछ जिले तो ऐसे भी हैं जो किताबों में आप पढ़ोगे कि जिसमें कि जो है गया के अलावे जमुई का नाम आता है। जैसे बिहार का गया जिला में अगर हम कह रहे हैं कि 24 डिग्री पर है, तो एकदम माइनर सा है, एकदम बहुत ज्यादा जो इसमें जो आपको है ना डिफरेंस नहीं दिखेगा। बस इसी के नजदीक इधर जमुई भी है। जैसे गया है ना, तो अगर गया की बात किया जाए तो 1 डिग्री भी ऊपर नहीं कहेंगे हम, मतलब 1 डिग्री के कुछ ही हिस्से ऐसे हैं जिसके ऊपर इधर जमुई भी है। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा जिला दक्षिण में नहीं है जो कि लंबे समय तक या फिर कुछ ऐसा रिकॉर्ड जारी हुआ है कि गया के अलावे कोई गर्म दिखा। कभी भी तो ऐसा सुने कि बांका में बहुत अधिक गर्मी पड़ गया, जमुई में बहुत अधिक है। हमेशा सबसे गर्म जगह का नाम पर आपका जो है गया आता है। कौन आता है? तो इसके कोई रीजन भी है, समझिएगा। आपके मन में तो बात आया कि साउथ में तो ये सब है सर, तो सब होना भी चाहिए लगभग, तो इसका कुछ रीजन है, ध्यान से समझिएगा कि सबसे अधिक गर्मी यहां क्यों पड़ता है। तो कुछ कारण है। जब हम आपको बिहार का जो भी हम आपको बता रहे थे यहां पर, क्या अगर कहा जाए कि जो आपका जो विस्तार है जो पहाड़ियों का, उसमें सबसे अधिक पहाड़ी जो है वो गया में है। कहां है? जब एग्जाम्पल भी हमने आपको दिया होगा तो लगातार बोला हुआ तपोवन के विषय में, बरायोनी के विषय में, बराबर के विषय में, प्रेतशिला, भूतशिला, रामशिला, याद आ रहा है सभी? सबसे ज्यादा एग्जाम्पल कहां का था? गया का था ना। तो गर्मी यानी कि सूरज का प्रकाश तो सब पे लगभग बराबर पड़ रहा है। अक्षांशीय विस्तार भी बहुत ऊपर नहीं है कि हम इतना डिफ्रेंशिएट कर ले, लेकिन चूंकि यहां पर जो हिल्स एरिया है वो गया में सबसे ज्यादा है, पहाड़ियों का विस्तार सबसे अधिक है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें जब पढ़ा रहे थे, याद आ रहा है कुछ? तो यहां पर यह पहाड़ियों का विस्तार अधिक है। और गया के क्षेत्र में, अब देखिए सिर्फ पहाड़ी होना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन गया के क्षेत्र में जितने भी पहाड़ी है वो ज्यादातर पहाड़ी ऐसे हैं कि जिस पर कोई पेड़ पौधा नहीं है। बात समझ में आ रहा है? उस पर कोई भी पेड़ पौधा, मतलब सीधे चट्टान दिख रहा है ऊपर, और जब सनलाइट उस पर पड़ा, समझ में आ रहा है? गर्मी के समय में जब सनलाइट पड़ा तो पूरा पत्थर एकदम गर्म, एकदम लहलहा रहा है। जब आप गुजरिएगा इन पहाड़ियों से तो वो वेव आपको दिखेगा ऐसे ऐसे कि ऊपर तो कुछ तो जा रहा है। गर्मी के दिन में देखा है? कभी सड़क पर देखिएगा, एकदम पक्का सड़क बना हुआ रहे और आप सामने खड़ा होकर के देखिएगा तो ऐसा वेव लगेगा कि पानी ऐसे ऐसे करता है तो ऊपर जा रहा है। और पूरा जो गया, ये गया का क्षेत्र में जितना भी हिल्स एरिया है उस सब में जितना एग्जाम्पल दिए थे, बरायोनी पहाड़ी, तपोवन पहाड़ी, है ना, रामशिला पर तो थोड़ा बहुत है भी, प्रेतशिला पर तो एकदम नहीं है। तो नाम में प्रेतशिला है, कौन रहेगा बताओ? अब बताओ, एग्जाम्पल भी पंडित जी देते होंगे कि देखो प्रेतशिला पर तो कोई जो है यहां पर पेड़ पौधा भी जिंदा नहीं रह पा रहा है। तो ये सब जितना भी है सब में अगर कहा जाए तो किसी पर कोई पेड़ पौधा नहीं है।
और इस कारण से सब गर्म हो रहा है और ये सब रिस्पॉन्सिबल हो रहा है गर्मी बढ़ाने के लिए। तो एक कारण तो ये आप समझिएगा कि सर्वाधिक गर्म के विषय में अगर कहा जाए, सर्वाधिक गर्म के विषय में कहा जाए, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि कौन है। अब इसमें दो तीन रीजन, एक तो आपको समझ में आ गया कर्क रेखा से नजदीक है, क्या बोला हमने, कर्क रेखा से नजदीक है। दूसरा क्या बोल रहे हो, पेड़ पौधा नहीं होने का रीजन पानी का सोर्स रहेगा तब ना, उतना ऊपर में पानी भी तो उसको मिलना चाहिए पेड़ पौधा होने के लिए, और इसके लिए पानी ठहरना जरूरी है। जैसे कोई भी पहाड़ी पर अगर जो है, कोई भी हिल्स एरिया में अगर पेड़ पौधा है, इसका मतलब है कि पानी वहां पर रुक रहा है बरसात के दिन में। यहां पर बरसात होगा, पानी पड़ा सब नीचे। अरे गया में कोई झील झरना सुने हो कभी? अरे कोई, जबकि कैमूर के क्षेत्र में जाओ तो कई सारे ऐसे झरने हैं। झरना होने का मतलब है कि उन पहाड़ियों में पानी रुक रहा है और धीरे धीरे गिर रहा है। यहां तो बरसात हुआ, गया में जो है झरना के नाम पर एकमात्र है, हदहदवा महादेव नाम है। ठीक है, वो ऐसा पहाड़ है कि मतलब बरसात हुआ, थोड़ा सा रुकेगा और पानी गिरेगा, और उस पर इसी कारण से थोड़ा बहुत जो है वो आपका यहां पर क्या है कि थोड़ा बहुत उस पर पेड़ पौधे हैं। तो कर्क रेखा से नजदीक होना, दूसरा हमने बताया कि है ना पहाड़ियों का होना, और पहाड़ियों के विषय में अगर कहा जाए तो ये जो अगर हिल्स एरिया के विषय में कहा जाए तो इन सब पर कोई पेड़ पौधे नहीं है। इसके अलावा एक और रीजन बनता है, और वो रीजन है फल्गु नदी। कौन सा नदी होता है हमने, तो फल्गु नदी के विषय में कहा जाए तो फल्गु नदी में केवल बरसात में ही पानी रहेगा। बरसात का दिन है तो पानी भर करके एकदम आया, लबालब भरा हुआ है। 10-15 दिन हुआ, सब पानी जहानाबाद में आकर शिफ्ट हो गया। ठीक है, वहां से जहानाबाद एक पानी का एक जो है आपका मुंगेर की तरफ चला गया, पटना तक तो पानी पहुंचा भी नहीं पा रहा है। तो जितना पानी है वो सब निकल गया इस फल्गु नदी से। तो जितना पानी है जो सब निकल गया, तो इस जो फल्गु नदी के विषय में कहा जाए तो इसमें रेत बहुत है, बालू, क्या बोला हमने। तो जब रेत है, बालू है, तो गर्मी के दिन में फिर से जब बालू पर सनलाइट पड़ा, गर्म होगा कि नहीं होगा। जब सनलाइट पड़ा इस बालू पर, कोई पानी नहीं है, तो फल्गु नदी में पानी नहीं होने के कारण यहां पर और अधिक गर्मी। तो आप समझ लो कि गया को कैसे जो है मिल रहा है तापमान। आप समझिए कि नीचे में जो है वो फल्गु नदी के कारण, बात समझ में आ रहा है। ऊपर में देखा जाए तो इन पहाड़ियों के कारण, बात समझ में आया कि नहीं आया। यहां पहाड़ियों के कारण, और यहां क्या है, और साथ साथ में कर्क रेखा के नजदीक भी है। सब बात समझ में आ रहा है। तो ये सभी एक बार सब मिल जाता है, तो इसी कारण से गया में जो है वो गर्मी सबसे ज्यादा पड़ता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। इस बात को आप समझ पाए, जो औसतन तापमान गया का होता है वो लगभग जो है 46 से 48 डिग्री सेल्सियस होता है। 46 डिग्री सेल्सियस से 48, और अब तो मोबाइल में ये भी लिखा हुआ मिलेगा, इट्स 48 डिग्री सेल्सियस बट फील लाइक 56 डिग्री सेल्सियस। मिल रहा है कि नहीं। टेम्परेचर तो 48 है लेकिन महसूस 52 की तरह कर रहे हैं, है कि नहीं। ये जो उमस होता है ना, इसके कारण से, मतलब कि टेम्परेचर तो है कम, लेकिन ये वायु दाब ऐसा बन रहा है कि लग रहा है कि गर्मी बहुत अधिक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब ये भी देखने को मिलेगा, सबसे अधिक गर्म कौन सा जगह है गर्मी के दिन में। ये पूरे दक्षिण बिहार के विषय में अगर कहा जाए, पूरे साउथ बिहार में कहा जाए, तो गर्मी के दिन में अगर कहा जाए, गर्मी के दिन में पूरे साउथ बिहार की बात करें, दक्षिण बिहार की बात करें, तो दक्षिण बिहार में गर्म हवा बहुत तेजी से चलता है। ठीक है, दक्षिण बिहार में गर्म हवा, है ना, मतलब कि आप समझिएगा कि हीट वेव चलता है ना। आप इस बात को समझिएगा कि साउथ बिहार में, ठीक है, जो हीट वेव है ये बहुत अधिक चलता है, और इसी को कहा जाता है लू। क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं। तो इसकी रफ्तार लगभग 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा का हो सकता है। 8 से लेकर के, यह क्वेश्चन पूछा गया है, 8 से लेकर के इन गर्म हवाओं को क्या कहेंगे, लू कहते हैं। ये जनरली साउथ बिहार में चलता है। तो गर्मी के दिन में जब मई का महीना या जून का महीना है, ज्यादातर तो मई के महीने में चलेगा, तो जनरली क्या होता है कि जो छोटे छोटे बच्चे उसको क्या बोला जाता है कि घर से बाहर, क्योंकि लू लग जाएगा। क्या होगा,
लेकिन मानने वाले हैं? वो तो लगने के बाद देखा जाएगा। क्रिकेट का नशा ऐसा है कि लू लगने के बाद ही देखा जाएगा, है कि नहीं है? और ऐसी स्थिति में जब बच्चा बीमार पड़ा तो पहले तो बीमार पड़ा ही और भी घर पे मार पड़ रहा है कि नहीं है? अब सोचो कि 102 डिग्री एकदम बुखार है, लेकिन इंजेक्शन लेने के नाम पर ना हमको बुखार नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो गर्मी में जो ये गर्म हवा, इसको क्या कहेंगे? लू कहेंगे। ये बिहार में, अब जैसे पूरे वर्ल्ड में भी जब आपने पढ़ा होगा तो कई जगह पर गर्म हवा, जैसे अफ्रीका में चलता है हरमटन, एक गर्म हवा है जिसको क्या नाम है? और अफ्रीका में क्या करता है वो, कि अफ्रीका में जो आप समझिए कि पूरा जो रेत का हिस्सा है, जो पूरा आपका रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान से जितना बालू है लेकर के उसको ऊपर उड़ता है, ये जो हरमटन है। और बीच में जो आपको दिखता है लाल सागर, बीच में दिखता है, वहां से यूरोप की तरफ चला जाता है। अफ्रीका से ये हवा उठता है और यूरोप चला जाता है ना? आपने वर्ल्ड के मैप में इन चीजों को देखा होगा। ये अफ्रीका है और बीच में ये भूमध्य सागर, इसी का एक हिस्सा लाल सागर, और इस तरफ यूरोप है ना? यहां से हवा शुरू होगा, यूरोप पहुंचा देगा। इतना धूल लेकर के जाता है, इतना अधिक धूल कि ऊपर से लगता है कि जितना रेत नीचे था सब उल्टा होकर के ऊपर चला गया है। तो यहां से लेकर के यहां तक चला जा रहा है, और ये एकदम लाल होता है एकदम, क्योंकि रेत का जो कलर भी है बहुत अगर गर्म रहेगा तो थोड़ा लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इसलिए इसका नाम ही है जो पूरा हरमटन नाम है। क्या नाम है? अफ्रीका से लेकर के यूरोप तक की हवाएं चलती है, इस बात को समझिएगा। तो बिहार में जो गर्म हवा है इसको क्या कहेंगे? लू कहेंगे। ये सबको क्लियर हो गया? तो ग्रीष्म ऋतु समझ में आया सभी को? अरे गर्मी का समय समझ में आया? कब से कब तक है? अब अगला जो है वो आपका वर्षा ऋतु क्या है, और ये चलेगा मध्य जून से लेकर के, ठीक है, मध्य जून से लेकर के मध्य अक्टूबर तक चलेगा। मध्य जून से, बात समझ में आया? तो अगर रेनी सीजन के विषय में अगर हम कहें तो ये कब से कब तक चलेगा? मिड जून टू, ठीक है। अब ये तो बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है कि बिहार में बरसात होता कैसे है। अब कुछ और भी फैक्ट साथ साथ में आपको समझने की जरूरत है, ध्यान से समझिएगा। गर्मी सबको समझ में आ गया जी? तो बरसात समझो। भारत ही हमको बड़ा बनाना चाहिए था, चलो कोई नहीं। चलिए, तो लास्ट लाइन हमने बताया होगा कि लगभग 10 से 12 जून का बताया हमने, 10 से 12 जून अगर इस समय कहा जाए तो मॉनसून कहां है? अरब सागर में। कहां है? और अरब सागर के विषय में कहा जाए तो यहां जो मॉनसून है, यहां से इसी का एक लहर जो है वो प्रायद्वीपीय भारत में गया और यहीं से सीधे कहां पहुंच गया? बंगाल की। तो बंगाल की खाड़ी कहें या फिर कहें बे ऑफ बंगाल, और यहीं से फिर ऊपर गया हिमालय। कहां गया? और फिर यहां से टकरा करके कहां लौटा? कहां लौटा? बिहार लौटा। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीजें हैं वो आपने देखा यहां पर बरसात के विषय में, कि पहला लाइन जो हमने बताया यहां पर कि अगर कहा जाए बिहार में मॉनसून का प्रवेश कब हो रहा है, बिहार में मॉनसून का प्रवेश कब हो रहा है, तो याद रखना है मध्य जून। क्या बोला हमने? मिड जून में यह आ रहा है। और इसका कारण जो है आप समझ गए होंगे कि इसमें जो है कौन से मॉनसून की वजह से, तो दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वजह से, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के वजह से। क्लियर है सभी को? अरब सागर से बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से, और बंगाल की खाड़ी से कहा गया हिमालय टकरा, और हिमालय से फिर वापस लौट करके, तो ये जून का जो है लगभग बीच का समय है, मध्य का समय है, और इस समय आ रहा है। तो इसमें भी बरसात के कारक अगर पूछे जाए
कि बिहार में जो इतना अधिक मानसून का प्रवेश हो रहा है, तो वर्षा ऋतु में ये तमाम बातों को जो हमने पहले बताया था, वो चारों रिस्पॉन्सिबल जो फैक्ट है उसको आपको याद रखना है। पहला बात तो ये बताया हमने कि दक्षिण पश्चिम मानसून का होना, दूसरा बंगाल की खाड़ी का होना, तीसरा हिमालय की अवस्थिति, और चौथा कारण जो सबसे महत्वपूर्ण, जो हर एक के लिए बराबर कॉमन होता है, वो अक्षांशीय विस्तार का होना। बात समझ में आ रहा है? सूर्य जो है उत्तर में शिफ्ट हो रहा है और इसी कारण से हो रहा है। ये क्लियर आपको समझ में आना चाहिए। इसके अलावा अगर कहा जाए सर बिहार में बरसात लगभग होता कितना है, तो 100 से लेकर के 120 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? अगर बिहार में वर्षा के विषय में कहा जाए, औसतन वर्षा बिहार में कितना होता है, तो 100 से लेकर के 100। लेकिन बिहार में चूंकि इसी मॉनसून का प्रवेश यहां से हो रहा था, उत्तर बिहार से हो रहा था, तो यहां बरसात अधिक होता है। और खास करके जो नॉर्थ और आपके ईस्ट का जो ये हिस्सा है, मतलब सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो इसमें जो आपका किशनगंज का हिस्सा, कौन सा बोला हमने, किसका, किशनगंज के विषय में अगर कहा जाए, तो ये जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा जो हुआ बिहार का, नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्सा है, या कहे उत्तरी पूर्वी हिस्सा है, यहां पर सबसे अधिक वर्षा होगा। कारण समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, ये बताओ। अरे होने का कारण समझ में आ रहा है? बिहार में सबसे अधिक वर्षा क्यों हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में, बताओ। अरे सीधा बोलो ना कि मॉनसून का प्रवेश ही यहीं से हो रहा है। अरे मॉनसून बिहार में कहां से आ रहा है? यहीं से आ रहा है ना। तो जब यहां से आ रहा है तो इसी कारण से सबसे पहले जो मॉनसून है वो इस हिस्से में आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में। और यहां पर जो जिला है इसका नाम क्या है, क्या नाम है? तो दो बातें और यहां से समझना है, ध्यान से समझिए। सबसे पहला लाइन कि जब भी आपको लिखा रहेगा कि जब हम बढ़ेंगे इस पूरब से पश्चिम के तरफ, ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम, पूरब से, तो यही मॉनसून कमजोर हो जाएगा, क्योंकि यही बादल को अब यहां से लेकर के यहां पहुंचना है। बात समझ में आया? तो पहला मुझे बात यह बताओ कि अगर हम उत्तर से पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो बरसात कमेगा कि बढ़ेगा? क्या होगा? तो ये लाइन को अगर लिखे तो कोई दिक्कत? पूरब से पश्चिम के ओर बढ़ने पर, पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने पर अगर बात किया जाए तो मॉनसून, यानी कि अगर कहा जाए सीधे तौर पर, वर्षा घटेगा कि बढ़ेगा? वर्षा। तो हम शिफ्ट कर रहे हैं आपको ईस्ट से वेस्ट। क्या कर रहे हैं? ईस्ट से वेस्ट के विषय में अगर कहा जाए तो यहां पर समझिएगा कि लेस रेन या लेस रेनी जो है आपका एरिया रहेगा। इस बात को आप लोग समझिएगा। जब भी हम बात करें पूरब से पश्चिम, तो ये जो एरो दिखा रहे हैं, जब भी ऐसे बात करेंगे तो दोनों ही तरफ समझिएगा। इधर भी जा रहे हैं तो हम कमजोर पड़ रहे हैं, और अगर नीचे की तरफ भी अगर हम जा रहे हैं, दक्षिण में भी अगर शिफ्ट हो रहे हैं तो वर्षा कम होगा। बात समझ में आया? पश्चिम जा रहे हैं तब भी वर्षा कमते जाएगा, और दक्षिण में जाएंगे तो वर्षा कमते जाएगा। तो इस बात को समझिएगा। सबसे अधिक वर्षा कहा जाएगा तो ये उत्तर जो है और पूरब का हिस्सा, और सबसे कम बरसात कहेगा तो ये दक्षिण पश्चिम का हिस्सा। सबसे कम वर्षा अगर कहा जाए तो ये क्या हमने बोला, दक्षिण पश्चिम। तो सबसे कम वर्षा दक्षिण पश्चिम, और सबसे अधिक वर्षा अगर कहा जाए तो उत्तर, सर्वाधिक वर्षा। क्या कोई कंफ्यूजन है इसमें? और आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? तो इसी में हम इस लाइन को ऐड करेंगे कि अगर हम उत्तर से दक्षिण भी गए, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने पर, दक्षिण की ओर जाने पर वर्षा कम होगा, वर्षा कम होगा। तो इस बात को आप समझिएगा। अगर भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से सर्वाधिक वर्षा अगर कहा जाए तो कौन से हिस्से में होगा? नॉर्थ ईस्ट में होगा, बिहार के नॉर्थ। और अगर कहा जाए सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा, तो क्या हो जाएगा ये आपका
मतलब समझ में आ रहा है आपको? दक्षिण पश्चिम और ये उत्तर पूर्व में सबसे अधिक वर्षा। क्लियर है सभी को? तो अब ये बात आप भी समझिएगा कि जाहिर सी बात है, अगर बिहार में यह प्रश्न पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बरसात कहां हो रहा है, तो इसी के जिले रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अरे इसी के बीच का कोई जिला रहेगा ना। तो सबसे कॉर्नर वाला जिला कौन था? तो सबसे पहले जो बिहार में मानसून प्रवेश करता है, अगर देखा जाए तो सबसे अधिक बादल यहीं से गुजरेगा। ये समझ लो कि यहां हिमालय से टकरा करके लौट रहा है। बात समझ में आया? क्या बोल रहा है कि बादल नहीं रुकेगा। जाहिर सी बात है कि जब यहां से रिटर्न होकर के वापस आ रहा है तो धीरे धीरे जो बादल की स्थिति है वो भी कमजोर है, और जब भी गर्मी पड़ेगा तो बादल को बढ़ने के क्रम में, अगर मान लीजिए कि यहां बरसात हो रहा है, ठीक है, यहां आया हुआ है बादल, कुछ ऐसे भी बादल होंगे जो यहां पर भी होंगे ना। तो जब गर्मी पड़ेगा तो जब यहां बरसात हो रहा है किसी और बादल के कारण, तो यहां पर भी होगा। और अगर आप बात कर रहे हैं कि नहीं रुकेगा, तो नहीं रुकेगा अगर ऐसी स्थिति आती है तो फिर यह भी समझिए कि यहां भी नहीं रुकेगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि बरसात कब होगा? जब यह बादल चल रहा है और ऊपर से गर्मी पड़ गया। बरसात का तो सीधा कॉन्सेप्ट यही है ना कि हवा जो है वो बादल को धक्का दे रहा है, ऊपर से जब गर्मी पड़ा तो इसी पर आकर के बरसात। तो सबसे अधिक चूंकि यहां से गुजरेगा। अब इस बात को समझिए, अगर यहीं पर बरसात हो गया तो बादल कमजोर पड़ गया या तो खत्म हो गया, तो वैसे भी यहां पर कम पहुंचेगा। जैसे जैसे दक्षिण में जाएंगे ये बादल कमते ही जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पर तो होना कंपलसरी है, इस बात को आप समझिए, क्योंकि अगर यहां से गुजर रहा है, गर्मी पड़ेगा तो बरसात होना ही होना है। तो सबसे अधिक इसी कारण से इस क्षेत्र में। और अगर कहा जाए तो इस लाइन को आप जानते होंगे कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा अगर कहा जाए, सर्वाधिक रेनफॉल के विषय में अगर कहा जाए, तो सबसे अधिक जो रेनफॉल रहेगा वो कहां होगा? कहां होगा? किशनगंज में होगा। सबसे अधिक बरसात कहां होगा? कोई कंफ्यूजन इसमें है? हाँ, सोमेश्वर की पहाड़ी में। सोमेश्वर की पहाड़ी बारिश के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल होगा? ये तो यहां है, इसलिए भले ही हम ये ऐसा नहीं कह सकते कि सोमेश्वर की पहाड़ी नहीं रहता, या रहता तो ज्यादा या कम बरसात होता। ये चूंकि यहां पहले जा रहा है मानसून, यही तो टकरा करके यहां पहुंच रहा है, और ये तो कॉर्नर में इसको मिल रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये तो इसको कॉर्नर में मिल रहा है। अगर ये नहीं भी रहता तो क्या यहां बरसात नहीं होता? ऑब्वियस सी बात है कि होता। तो ये समझिएगा कि ये तो यहां कॉर्नर में इसको मिल रहा है। सबसे पहले जो मिल रहा है ये किशनगंज, और इसीलिए यहां पर बरसात सबसे अधिक। सबसे कम वर्षा होगा अगर इसके विषय में कहा जाए तो कौन सा? दक्षिण और पश्चिम। तो इसमें भी आप जिले याद करते हैं ना? तो सबसे कम बरसात कहां होता है? साउथ वेस्ट। और अगर इसमें कहा जाए तो कुछ जिले, ठीक है, तो जिसमें कि किताबें पढ़ोगे तो कई बार औरंगाबाद मेंशन मिलेगा, कई बार अरवल मिलेगा, कई बार हो सकता है गया मिलेगा, ऐसा। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ऐसा प्रश्न कम वर्षा होने को लेकर के कोई पार्टिकुलर जिला पूछना ही नहीं चाहिए। यहां तो यह समझ में आ गया कि किशनगंज से गुजरना ही पड़ेगा बरसात, यहां से बादल गुजरना ही है। लेकिन यह थोड़े ना है कि दक्षिण के कोई जिला को देख करके ऊपर का बादल यह सोच रहा है कि हमको यहां बरसात नहीं करवाना है। बात समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? ये तो दक्षिण के इस हिस्से के कोई जिले हो सकते हैं, और इसीलिए अगर कहा जाए तो एक्चुअल में इसका कोई उत्तर होना ही नहीं चाहिए, सीधे जो है दक्षिण पश्चिम होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर किताब में मिल जाए कि सबसे कम वर्षा, तो सबसे कम वर्षा में आपको यही एग्जाम्पल मिलेंगे, जैसे अरवल का मिल सकता है आपका, ठीक है, आपको औरंगाबाद का मिल सकता है, या फिर गया का मिल सकता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसके लिए एक जिला केवल, अरे ऊपर जो बादल जा रहा है, क्या यहां पर देखा कि अरवल है बरसात नहीं कराना है? अरे ऐसा कोई कारण बनेगा कि अरवल दिख रहा? यहां तो यह समझ में आता था कि किशनगंज से गुजरना ही है, लेकिन यहां कोई, अच्छा मान लो ऐसा कभी हुआ कि आगे चल करके अरवल को भी दो भागों में बांट दिया, एक पूर्वी अरवल एक पश्चिमी अरवल, और बाद में हम लगा रहे हैं उत्तर के पूर्वी अरवल में कम बरसात हो रहा है। अब बताओ इसको, बादल को इससे क्या लेना देना कि तुम कितने भाग में इसको बांट दियो? कोई जब तक भौगोलिक विविधता नहीं है
हम ये नहीं कह सकते कि कोई जिला को देख करके और ऊपर से भगवान जी कह रहे हैं कि यहां बरसात नहीं करवाना है। बात समझ में आ रही कि नहीं यार? ये रिस्पॉन्सिबल तो इसलिए क्योंकि मॉनसून यहां कमजोर पड़ गया है। तो सबसे कम वर्षा वाला अगर पूछा जाए हिस्सा तो दक्षिण पश्चिम। कौन सा? अगर इसमें जिला कह दे, अगर ऐसा प्रश्न है तो इसमें से एक ही जिला मिलेगा, या तो अरवल या तो, ऐसा नहीं कि दोनों दिया हुआ और ऐसा क्वेश्चन सेट किया हुआ है, मतलब समझ लो कि क्वेश्चन सेट करने वाला कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। समझ में? उसको कम से कम इस बात को नहीं पूछना चाहिए, है कि नहीं है? तो इसको सीधा समझना है कि दक्षिण पश्चिम। सबसे कम बरसात दक्षिण और पश्चिम, सबसे अधिक कहां हुआ? किशनगंज के क्षेत्र में, उत्तर यानी पूर्वी। तो अब देखना इसमें एक बात को और समझिएगा कि यहां जो बरसात होता है वो लगभग 180 सेंटीमीटर तक होता है। कितना होता है? 180 सेंटीमीटर। और यहां पहुंचते पहुंचते लगभग 100 से 110 में ही सिमट जाता है, 100 से लेकर के 110। लेकिन हम तो जब पूरे बिहार को बताए तब हमने आपको कहा था कि 100 से लेकर 120, 100 से लेकर 100। सबसे अधिक वर्षा नॉर्थ ईस्ट में 180 सेंटीमीटर, बिहार के उत्तरी पूर्वी हिस्से में। सबसे कम बरसात बिहार में दक्षिण पश्चिमी हिस्से में 100 से लेकर के 110 सेंटीमीटर। बीच के हिस्से भी लगभग औसतन रहेंगे, बहुत अधिक बरसात भी नहीं तो बहुत कम बरसात भी नहीं। अब एक बात को और समझिए, यहां जो मॉनसून है अगर जब पहुंचा है तो उससे लगभग 1-1.5 हफ्ते के बाद दक्षिण में पहुंचेगा। बात समझ में आ रहा है? यहां जो मॉनसून है अगर नॉर्थ बिहार के विषय में कहा जाए तो इससे लगभग 1 से 1.5 हफ्ते के बाद यहां पहुंचेगा, क्योंकि हवाओं का प्रभाव भी थोड़ा सा कम हो जाता है, रिटर्न होकर के हवा आ रहा है इसलिए थोड़ा सा कम है। तो कई बार इस बात को आप नोटिस करिएगा कि जो धान की जो बुआई होती है, रोपाई होती है, वो नॉर्थ बिहार में पहले होता है। सीतामढ़ी मधुबनी में पहले धान रोपाएगा, फिर धीरे धीरे पटना में रोपाना शुरू होगा, तब सबसे लास्ट में यहां औरंगाबाद, गया, रोहतास इधर होगा। बात समझ में आया? सबसे पहले धान कहां रोपाएगा? नॉर्थ बिहार में, जैसे कि सीतामढ़ी, मधुबनी, फिर पटना और तब जाकर के गया, औरंगाबाद का क्षेत्र में। यह बात समझ में आ रहा है? तो वर्षा ऋतु में जब धान की रोपाई होती है तो कई बार ऐसा जो है होता है कि ये साउथ में धान रोपने के लिए जो रोपनी है, जो धान रोपते हैं वो इधर नॉर्थ से आता है। ठीक है, धान रोपने के लिए सीतामढ़ी से, मधुबनी से लोग आते हैं, गया में, औरंगाबाद में, नवादा के क्षेत्र में। तो ये मन में मेरा बात बहुत पहले आया था कि क्या इन लोगों के पास जमीन नहीं है, खेत नहीं है कि ये लोग इतना दूर धान रोपने आ जाता है। लेकिन असली वजह वो नहीं है। असली वजह यह है कि इसके यहां मॉनसून पहले आ गया है और अपना काम इन्होंने पहले खत्म कर लिया है। समझ में आ गया? अपना काम पहले खत्म कर गया है और उसके बाद ये दक्षिण में यही लोग आए हैं जो कि है ना, नॉर्थ वाले लोग जो कि दक्षिण वाले लोगों को मदद करने के लिए आए हैं। समझ में आया कि नहीं? यहां पर जो है हेल्प करने के लिए। हाँ हाँ, वही चीज उसी पर हम आने वाले हैं अभी आगे। ठीक है, एक एक करके ही सब बताएंगे। तो ये बात को समझिएगा, बरसात ज्यादा कहां होता है? नॉर्थ में। कम कहां होता है? साउथ में, क्योंकि मॉनसून कमजोर हो रहा है। ठीक है, अब इस बात को समझिएगा यहां पर कि नॉर्थ में अगर बरसात अधिक होता है तो बरसात जो है सबसे अधिक रिस्पॉन्सिबल है धान की खेती के लिए। किसके लिए? धान की खेती में हमेशा पानी चाहिए। सब्जी के जैसा नहीं है कि एक बार आज सिंचाई हो गया तो नहीं, उसको हमेशा पानी चाहिए। तो ये नॉर्थ के हिस्से में धान अधिक होगा, बेहतरीन होगा कि नहीं होगा? साउथ में क्या होता है कि जिस समय नॉर्थ में पानी खूब लबालब भरा हुआ है उसी समय कई बार साउथ के हिस्से सूखाग्रस्त भी रहते हैं। उत्तर बिहार बाढ़ में डूबा हुआ है और दक्षिण बिहार सूखाग्रस्त है, बरसात नहीं हुआ। तो ऐसा ही तो बिहार के सरकार के सामने सबसे बड़ा चुनौती प्रत्येक वर्ष यही आता है ना। नॉर्थ वाले हिस्से को कंबल बांट रहा है, चावल दे रहा है, अनाज दे रहा है कि तुम लोग जो है बाढ़ से बचो। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तुम लोग प्राप्त किए हो क्या? बताओ, बांटे हो? तो नॉर्थ वाले लोग को जो है बाढ़ से बचा रहे और इसी समय साउथ वाले लोगों को क्या करते हैं, यही गवर्नमेंट डीजल देता है मुफ्त में। पता है क्यों? क्योंकि जब डीजल देंगे तो तुम लोग खेती अच्छे से कर सकते हो। बात समझ में आया कि नहीं आया?
यहां पर डीजल साउथ में दे रहा है और नॉर्थ में पानी से बचा रहा है और साउथ में पानी के लिए डीजल दे रहा है। तो सरकार का जो बजट का पैसा है उसका बड़ा हिस्सा यहां पर जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, जेब में जाता है वो बात तो हटाओ, लेकिन उसके सामने समस्या तो है ना गवर्नमेंट के पास में। ये कहावत, ये लाइन नहीं सुना? उत्तर बिहार तो पूरा जो है बाढ़ में डूबा और दक्षिण बिहार जो है सूखाग्रस्त, और बीच के जो हिस्से दिखते इधर पुले बहुत ज्यादा गिर रहा है। बीच का जो हिस्सा है इधर पुल बहुत ज्यादा गिर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सब जगह लोग परेशान है। तो एक नया नया शादी हुआ, प्रेमी युगल था, दोनों का विवाह हुआ। तो शादी हुआ तो जब जो है यही वापस जा रहा था तो गाड़ी से जब जा रहा था तो सामने पुल मिला। तो दुल्हन क्या कह रही है कि ऐसा करते हैं कि नीचे से हम लोग चलते हैं पैदल, गाड़ी को पुल से जाने दीजिए, हम लोग नीचे से चलेंगे, उस तरफ बैठेंगे। अब वो बेचारा भी कह रहा है ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये पुल कब गिर जाएगा इसकी क्या गारंटी है, अभी तो नया नया शादी है, बाल बच्चे भी नहीं हुए। बताओ। तो बेच का समस्या ये भी है। और जिसका बाल बच्चा है उसको ये दिक्कत है कि अगर हम गिर गए इस पुल से तो हमारा बाल बच्चा क्या करेगा। जिसका बाल बच्चा नहीं है वो भी यही सोच रहा है कि तो नया नया शादी हुआ है, अगर गिर गए तो वो भी दिक्कत है। तो बीच में डर का माहौल है, इधर बाढ़ का माहौल है और इधर सूखा का माहौल है। तीनों जगह समझ में आ रहा है? सरकार ऐसे में करे तो क्या करे? समझ में आए कि नहीं आया? अब एक बात को समझिएगा, ये समझ में आ गया कि यहां धान की खेती अच्छी होगी, इधर सूखाग्रस्त है। लेकिन एक बात समझिएगा कि बिहार में सबसे अधिक जो धान का और गेहूं का जो प्रोडक्शन है वो साउथ बिहार के एक जिला है जिसका नाम है रोहतास है। क्या नाम है? तो यहां पर आपने जिला देखा होगा जिसका नाम है रोहतास। क्या नाम है? तो अभी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर देखा जाए, फिलहाल के कॉन्सेप्ट से, तो कहिएगा सर सबसे ज्यादा बरसात यहां हो रहा है, सबसे ज्यादा आप कह रहे हैं धान भी यहां है, गेहूं भी यहां है, कुछ तो कारण रहा होगा। तो रोहतास में इसका एक कारण बनता है सबसे बड़ा, वो क्या है? ध्यान से समझिएगा कि रोहतास से गुजरता है सोन नदी। कौन सा नदी? अरे अमरकंटक से निकल करके जो आता है रोहतास से ही तो गुजर रहा है, और पटना के पास में जाकर गंगा में मिल रहा है, पता है ना? तो ये जो सोन नदी है, हल्ला कहां से आ रहा है यार तुम लोग का? अजीब बात में समझा रहे हैं तो समझोगे नहीं, फिर ऑफिस में पहुंचोगे बाद में और ऑफिस में पहुंच करके यही सवाल करोगे कि ऐसा उल्टा पलटा कैसे हो रहा है। हम समझा रहे हैं तो समझोगे नहीं, अपने में बात करते रहोगे, खुद डिस्कस करते रहोगे। ये सोन नदी जो है बिहार के दक्षिण में है और रोहतास से होते हुए, कहां से होते हुए? ये जो पटना है यहीं पर जाके गंगा में मिल रहा है। तो पूरे बिहार का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना जिसका नाम है सोन नदी घाटी परियोजना। क्या नाम है? तो जो सोन नदी घाटी परियोजना है 1874, कब की बात कर रहे हैं? 1874 में, जब अंग्रेजों का शासन है। 1874 में किसका शासन है? उसी समय रोहतास के क्षेत्र में ही जो है यहीं पर बैराज बनाया गया था और दो नहर निकाला गया है, एक पश्चिम की तरफ और एक पूरब की तरफ। सोन नदी में हमेशा पानी रहता है, कभी पानी की कोई कमी। तो यहां जो पश्चिम की तरफ जा रहे हैं और पूरब की तरफ जो नहर जा रहा है, यहां से पानी निकाल करके पूरे रोहतास में जो है पानी दिया गया है। तो कभी भी गर्मी का दिन हो, बरसात का दिन हो, जब भी फसल को जरूरत होगा, ये सोन नहर का जो यहां कहा जाए बहुत अच्छे से पानी, डेहरी ऑनसोन का नाम सुना है? वहां से जो है ये गुजरी हुई नहर है, उसको आप देखेंगे हमेशा पानी से लबालब भरा हुआ है। तो कभी भी पानी का कमी होगा, और अगर पानी का कमी नहीं होगा तो कभी भी धान की खेती को वो प्रभावित कर सकता है। अब थोड़ा बहुत बरसात तो वैसे भी दक्षिण में होता है, ऐसा तो है नहीं कि एकदम सूखाग्रस्त रहता है। कभी कभार सूखाग्रस्त हुआ तब सरकार को ज्यादा दिक्कत है, नहीं तो जनरली इतना तो हो जाता है कि धान की खेती हो जाए। तो ये नहर सबसे अधिक रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा बिजली भी है तो मोटर भी चल रहा है जरूरत पड़ा तो यहां पर लोग क्या कर रहे हैं कि इस नहर में ही मोटर को लगा दे रहे हैं। जो नहर का पानी आ रहा है ना, तो नहर का पानी तो ऊपर में ही है, अब अगर इसमें मोटर को लगा दिया गया है तो बहुत आसानी से पानी को कहीं भेजा जा सकता है, बहुत मुश्किल तो होगा नहीं। और इसी कारण से हर एक तरीके से सिंचाई के माध्यम से अगर देखा जाए तो पूरा परिपक्व है रोहतास, और इसी कारण से धान की खेती भी बहुत बेहतरीन और गेहूं की खेती भी बहुत बेहतरीन। तो दक्षिण में होने के बावजूद भी सबसे अधिक बिहार में धान का प्रोडक्शन रोहतास से,
सबसे अधिक गेहूं का प्रोडक्शन कहां से? तो समझ में आ गया। तो जब बाहर के मास्टर कई बार पढ़ाते हैं ऐसा, तो उसको समझ में नहीं आते रहता है कि उत्तर में बरसात अधिक है और दक्षिण में गेहूं और धान अधिक क्यों हो रहा है। कारण समझ में आया ये? इसी प्रकार से गर्मी वाला भी कारण जब गया में हम बता रहे थे, तो जो रेस्पॉन्सिबल थिंग्स थे वो हमने आपसे डिस्कस किया था कि केवल गया में ही इतना गर्मी क्यों पड़ रहा है, इसका कारण भी। अगला जो आपका यहां पर अगला जो सीजन है उसका नाम है शीत ऋतु। क्या नाम है? बिहार में औसतन वर्षा कितना हो रहा है? 100 से लेकर के 120। सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में कहां है? लगभग 180 सेंटीमीटर। कितना? लगभग 180 सेंटीमीटर। सबसे कम वर्षा दक्षिण पश्चिम में और लगभग 100 से 110 सेंटीमीटर। 100 से लेकर के, तो दक्षिण पश्चिम के हिस्से, और उसमें भी याद रखना है औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, अरवल हो गया। बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो वर्षा को लेकर के नहीं है। अगला जो है वो है शीत ऋतु। क्या है आपका? जिसको आप कहते हो विंटर सीजन। क्या कहोगे? अरे क्या कहोगे इसको? विंटर। और ये तो आपका सबसे पसंदीदा मुझे लगता है कि होगा। तीनों में सबसे बेहतरीन कौन सा है? ठंडा का समय नहीं, दिमाग में काम का जो है वो टेंशन कम हो, ठंडा रहे, बाहर आराम से सोए हुए रहे। इससे बेहतर कुछ और नहीं है। नहीं, वर्षा तो आपको बरसात में परेशान कर ही रहा। देखो, अगर बरसात के विषय में कहा जाए तो सबसे जरूरी जरूर है बिहार के लिए, क्योंकि हमारा जो राज्य है वो कृषि आधारित राज्य है और खेती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वर्षा का होना। तो सबसे ज्यादा बिहार के लिए अगर जरूरी कहा जाए तो वो वर्षा है। क्या है? वर्षा है। हालांकि पड़ता ज्यादा गर्मी है यहां पर, जिसकी जरूरत सबसे कम है। तो शीत ऋतु के विषय में कहा जाए तो लगभग यह जो है अक्टूबर के मध्य से, अक्टूबर, अब इसको कंप्लीट कर लेंगे, अक्टूबर के मध्य से लेकर के लगभग मार्च के मध्य तक, मार्च मध्य, हम जो स्प्रिंग सीजन है, जो आपका बसंत ऋतु है, इसको इसी में जो है काउंट करेंगे। अलग से इसके लिए नहीं बताएंगे कि बसंत ऋतु आ रहा है। ठीक है? तो याद रखना है, अगर हम विंटर सीजन के विषय में कहा जाए तो मिड अक्टूबर से लेकर के कहां तक? मिड मार्च तक हम इसको कंसिडर करेंगे। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल थिंग्स है उसमें आपको चूंकि पता होगा, ये तो ज्यादा बन गया, गोल गोल बनाना था हमको। ठीक है? अब ठीक है, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो अगर कहा जाए तो जो सूर्य है, सूर्य का दक्षिणायन होना। सूर्य का मतलब कि आप समझिएगा कि जितना अधिक साउथ में शिफ्ट होगा ये सन, उतना अधिक जो है वो बिहार में ठंडा बढ़ेगा। तो सबसे पहला लाइन जो हमने बताया, सूर्य का दक्षिणायन होना। जो सूर्य है वो किधर शिफ्ट हो रहा है? आपका साउथ में। तो जितना अधिक ये साउथ में जाएगा उतना अधिक जो है वो ठंडा। तो सन का मूवमेंट अगर कहा जाए तो नॉर्थ में हो रहा है कि साउथ में हो रहा है? साउथ हो रहा है। तो जितना अधिक साउथ जाएगा बिहार में ठंडा बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। यह बात समझ में आ रहा है? तो अब फिर से वही कॉन्सेप्ट आपको हम बताना चाहेंगे, ध्यान से समझिएगा। फिर से वही कॉन्सेप्ट, जब हम बिहार के विषय में कहें तो इस बात को समझिए कि अगर ऐसी स्थिति बनती है, ठीक है, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो सूर्य की अगर दूरी अगर बिहार से हो रहा है, मान लीजिए कि यह सूर्य दूर जा रहा है, तो अगर इसके बाद भी कहा जाए तो बिहार का दक्षिण हिस्सा सबसे नजदीक होगा सूर्य का कि उत्तर वाला? सबसे नजदीक कौन सा होगा? तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे अधिक ठंडा उत्तर में होगा कि दक्षिण में? अरे ज्यादा ठंडा तो उत्तर में होगा ना, क्योंकि सबसे अधिक दूरी जो है किसका हो गया? तो ये लाइन को अगर हम लिख दे यहां पर कि जो उत्तर बिहार का हिस्सा है, या कहे हम ऐसा कि उत्तर बिहार में सर्दी अधिक पड़ती है, उत्तर बिहार में सर्दी अधिक पड़ती है, तो कोई दिक्कत? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि सूर्य से दूरी अधिक होगा।
क्योंकि सूर्य से दूरी अधिक होगा। कोई इस लाइन में दिक्कत है? अरे उत्तर बिहार में ठंडा ज्यादा पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन फिर भी यहां लेकिन लग गया, बिहार का सबसे ठंडा जिला गया है, जो कि दक्षिण में स्थित है। अब बताओ, बात समझ में आया? ये हर बार उल्टा हो रहा है, बरसात ज्यादा उत्तर में लेकिन धान ज्यादा रोहतास में, है ना? बरसात ज्यादा उत्तर में लेकिन धान ज्यादा दक्षिण में। समझ में आया? दक्षिण के जिले हैं लेकिन सबसे ज्यादा गर्म गया, है ना? ठंडा अधिक उत्तर में लेकिन सबसे ठंडा जिला दक्षिण में। कौन सा जिला है? तो अब इसमें फिर से समझिएगा कि सबसे अधिक ठंडा फिर गया में क्यों पड़ गया, जबकि अगर बात किया जाए तो उत्तर के जिले की दूरी जो है वो सूर्य से अधिक है। तो फिर से वही कारण बनेगा, जैसे वो चट्टान सबसे अधिक गर्म हो रहा था, वैसे ही ये चट्टान सबसे अधिक ठंडा भी होगा। बात समझ में आया? और दूसरा कारण अगर कहा जाए तो जिस प्रकार से ये रेत, ये बालू गर्म अधिक हो रहा था, उसी प्रकार से ये तो ठंडा के समय में अगर फल्गु नदी कोई पार कर रहा है और पैर में चप्पल जूता नहीं है तो लगेगा कि एकदम पैर कट करके अलग हो जाएगा। और वही अगर गर्मी का समय है और इसी फल्गु नदी को पार कर रहा है तो गर्म इतना अधिक है कि लग रहा है कि अभी अभी हमारा पैर जो है एकदम रोस्ट होकर के एकदम रोस्टेड तंदूरी चिकन की तरह बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो दोनों कारण बन जाता है, ठंडा भी अधिक होना और गर्मी, तो दोनों रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। एक तो पहाड़ियों का होना भी और साथ साथ में पता है फल्गु नदी में इतना बालू था एक समय पर, अभी भी है, ऐसा नहीं कि एकदम खत्म हो गया, कि गया से बालू आता है पटना, जो यहां पे घर बनते हैं ना पटना में, उसके लिए 100 किलोमीटर दूर जो है गया से बालू आता है। हाँ? तो अब तो इसलिए ज्यादा आ गया ना कि गया वाला खत्म बहुत कर दिया सब। समझ में? गया में जो है ना, जैसे अलग अलग माफिया होते हैं, गया में बालू माफिया होता है। समझ में? वहां ट्रक के ट्रक बालू गायब हो रहा है। और आपने ये सब कभी यार न्यूज में भी देखा होगा, पुलिस जो है वो बालू के जो है ना नदी में जो है पीछा कर रहा है, बालू वाला बालू गिरा के भाग रहा है। जो बालू चोर है वो ट्रक से बालू गिरा करके, एक बार तो हमने ऐसा देखा कि बालू लेके भाग रहे आगे, पुलिस पीछे पीछे अपना जिप्सी से पीछा कर रहा है, गया एक रोड के अंदर घुसा, रोडे पे बालू गिरा दिया। ट्रक तो आगे निकल जाएगा, जिप्सी कैसे निकलेगा बताओ? तो उसके पास दिमाग कितना है समझ में आ रहा है? पहले एकदम सकरा गली में लेके गया जहां से केवल ट्रक पार हो सके, और ऐसा बालू पूरा एक साथ रोका, मान लो रोक दिया, एक साथ पूरा जो है बम्पर से नीचे बालू गिरा दिया। अब जिप्सी चढ़ाते रहो उस पर, अब पैदल पीछा करोगे तो तुम ट्रक के पीछा कर सकते हो? सोचो किस लेवल का जो है वहां पर बालू माफिया बैठे हुए। तो ये सभी जो है आपका कारण बनता है। सर्वाधिक जो है अगर कहा जाए तो ठंडा प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक, है ना, ठंडा जिला के विषय में अगर कहा जाए तो क्या हो गया आपका? और अगर औसतन तापमान कहा जाए तो 7 डिग्री सेल्सियस से लेकर लगभग 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। 7 डिग्री से लेकर के, समझ में? ठंडा के दिन में अगर औसतन तापमान गया के कहा जाए तो 7 डिग्री से लेकर के, अब जैसे गर्मी के समय में गर्म हवा चलता था, ठंडा के समय में ठंडा हवा चलता है। और अगर इसके विषय में कहा जाए तो इस समय जो ठंडी हवाएं चलती है, इन्हीं ठंडी हवाओं को शीतलहरी कहा जाता है। हाँ? इस ठंडी हवा को क्या कहते हैं? अरे जैसे गर्म हवा चल रहा था ना, जैसे गर्मी में मना किया जा रहा है कि बाहर मत निकलो, बाहर मत जाओ, लू लग जाएगा, तो ठंडा के समय में कह रहा है शीतलहरी। शीतलहरी का मतलब ऐसा है कि आपको सीधे दिखेगा कि एकदम ओला पड़ रहा है ना, शीत गिर रहा है और हवा उसी में चल रहा है। तो कहते हैं कान वान एकदम बंद करके रखना बढ़िया से कि घुस ना जाए अंदर ठंडा। लेकिन बच्चा लोग यहां भी मानने वाला है ठंडा रहे या फिर उसको तो 4 दोस्त चाहिए, और इसके लिए 2-3 को और बुला करके लेके जाएगा कि नहीं नहीं बाहर चलना है। तो बाहर क्यों जा रहे हो? आग जलाएंगे बाहर, तो ठंडा है तो घर में रहो ना, बाहर जाके आग जलाने की क्या जरूरत है? अब हिमालय पर जाकर के कहोगे कि हम हीटर चलाएंगे, हिमालय जा क्यों रहे हो? बात समझ में आ रहा है? तो कभी भी बच्चा लोग इसमें मानने वाला, आप लोग भी कल जब पेरेंट्स बने हो तो इन बातों को तो बताइएगा ही घर में, है कि नहीं, कि ठंडा के समय में भी बाहर नहीं जाना और गर्मी के समय में भी। तो ठंडा के समय में जो हवा, इसको क्या कहेंगे?
शीतलहरी, और गर्मी में लू। तो ना याद रहेगा। तो ये बिहार के जो क्लाइमेट में 3 ऋतु है, इसको एक बार लिख लिया जाए। अरे यार ये तो 9:40 हो गया, चलो कंप्लीट करो जहां तक हो। क्या बताओ? हाँ क्या टाइम हो गया ये बोल रहे हो? अभी बच रहा है जितना उतना तो नोट डाउन कर लो। और पढ़ा दे कि लिखा दे ये बताओ? और पढ़ा दे? हाँ, एक लड़का लिख रहा है सर साउंड कम करवा दीजिए, बहुत ज्यादा है। साउंड नहीं कम होगा, अब तुम लोग हल्ला बहुत करते हो। अब मेरा केवल सुनो तुम लोग, ठीक है? ये क्या है? एग्जॉस्ट फैन। और ये वो वाला तो बंद कर दो यार, उससे तो क्या दिक्कत है, इतना गर्मी थोड़े अंदर है। गया सबसे? हाँ, बांका वगैरह में इसलिए हमने कहा कि बांका में पहाड़ियों का हिस्सा उतना अधिक नहीं है, और अगर है भी तो वहां के पहाड़ियों पे जनरली पेड़ पौधे हैं थोड़ा, तो इस कारण से बहुत अधिक गर्मी वहां पर नहीं पड़ रहा है। ठंडा वाला में, तो ठंडा वाला में भी वही कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे चट्टान सबसे ऊपर में आया तो ठंडा भी खूब अधिक होगा। जैसे लोहा का देखो, लोहा गर्म भी बहुत होगा और ठंडा भी। ठंडा के दिन में अगर कोई लोहा अगर आप उसको टच करके देखिए एकदम पूरा ठंडा है, और गर्म गर्म भी बहुत अधिक है, क्योंकि उष्मा उसमें जा रहा है ना हीट के कारण। हाँ, वाटरफॉल कैमूर के क्षेत्र में इसलिए है क्योंकि यहां जो पहाड़ियों का हिस्सा है वो ठीक इस प्रकार से ज्यादा है। तो जब बरसात हुआ तो इस कई जगह गड्ढे ऐसे जहां पे पानी जमा हो गया, तो जब स्टोर हो गया और फिर कहीं पर अचानक गिरा, वही तो वाटरफॉल हो, है ना? वाटरफॉल क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ऐसे पहाड़ियों का विस्तार है। हाँ, साउंड नहीं जा रहा है। तो जब यहां गड्ढा में गया फिर जाकर के गिरा तो वाटरफॉल। अब गया वाला पहाड़ी ऐसे एकदम, तो यहां बरसात हुआ सीधा नीचे, यहां सीधा नीचे, समझ में आया? तो वाटरफॉल इसलिए तो बन रहा है वहां पे ज्यादा। चलिए तो आगे देखिएगा इसके बाद कुछ बात को। बिहार में जो है वो कृषि जलवायु क्षेत्र बनाए गए हैं और इसके कुछ जोन हैं, ध्यान से समझिएगा। इसके आधार पर बिहार में खेती होता है। बिहार में जो है कृषि जलवायु क्षेत्र है और उसके आधार पर कुछ जोन बनाए गए हैं। तो एक बात समझिएगा कि सबसे अधिक बरसात जो है आप सभी को पता है कि किस हिस्से में होता है। तो अगर देखा जाए तो सबसे अधिक वर्षा यहां होता है, ठीक है? सर्वाधिक वर्षा यहां पर औसतन वर्षा कितना है? 180, जो कि हमने बताया कि उत्तर पूरब के हिस्से में है, ठीक है? ये हिस्सा जो है अगर देखा जाए तो ये जो है उत्तर पश्चिम का हिस्सा है, उत्तर पश्चिम। और यहां जो बरसात होता है लगभग 120 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक होता है। इसके तुलना में अधिक है कि कम है? अरे इसके तुलना में तो कम है ना इधर। फिर उसके बाद अगर इस जोन के विषय में कहा जाए तो यहां पर आपको याद रखना है कि जो दक्षिण पूरब का क्षेत्र है, दक्षिण पूरब का क्षेत्र है, यहां पर भी अगर कहा जाए तो लगभग 120 सेंटीमीटर 140 सेंटीमीटर बरसात हो रहा है। और यहां पर भी वर्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ठीक ठाक है। लेकिन ये जो जोन है जो हमने बात किया दक्षिण पश्चिम का, दक्षिण पश्चिम का, इसमें वर्षा सबसे कम है, लगभग 100 से लेकर के 110 सेंटीमीटर। तो ये जो क्लाइमेट है बिहार का, इसके आधार पर कुछ जोन बनाए गए हैं कि कहां पर जो है कौन सा खेती होगा। सबसे अधिक जिले जो शामिल है वो उत्तर पश्चिम जिले में है। सर्वाधिक जिले जो है, सर्वाधिक जिले जो है वो इस उत्तर पश्चिम में लगभग 13 जिला जो है इसमें शामिल है। तो ध्यान से समझिएगा इस बात को। वैसे तो बिहार का ये जलवायु क्षेत्र है, अगर इसके विषय में कहा जाए तो हर एक हिस्सा में धान की खेती होता है। लेकिन अगर कहा जाए जोन के हिसाब से तो सबसे अधिक चूंकि बरसात जो है ये उत्तर पूर्व और उत्तर, है ना, पश्चिम के हिस्से में है, तो सबसे अधिक जो धान की खेती है वो यहां पर होता है। और अगर ओवरऑल कहा जाए तो यहां कम है, लेकिन इसमें एकमात्र जिला जिसका नाम है रोहतास। क्या नाम है? तो रोहतास में अधिक धान का खेती होने के पीछे का कारण हमने बता दिया है। बट अगर संपन्नता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे ज्यादा बरसात यहां हो रहा है। इसी कारण से सर्वाधिक धान की खेती में आपको काउंट करना है, सर्वाधिक धान भी यहां पर होगा,
साथ साथ में मक्का भी होगा, साथ साथ में आपको याद रखना है कि गन्ने की खेती यहां खूब होगा। ठीक है, इस हिस्से में भी गन्ने की खेती खूब होगा क्योंकि बरसात यहां भी कम नहीं है, तो धान यहां भी होगा, मक्का यहां भी होगा, और यहां पर आपका जो है ना, क्या बोला, गन्ना भी यहां पर होगा, और जो है सब्जियां भी। लेकिन ये दक्षिण के हिस्से में जो है वो अगर देखा जाए तो धान जो है औसतन कम होगा, सब्जियों पर ये लोग डिपेंडेंट ज्यादा रहेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये 4 जोन में बांटा गया है। सबसे अधिक जो अगर कहा जाए तो उत्तर पश्चिम में, किधर बात किया हमने, उत्तर पश्चिम में, यहां पर आपका यह है कि यहां पर जो है सबसे अधिक धान भी है, मक्का भी है, गन्ना भी है, और इधर उत्तर पूर्व में भी, दोनों क्षेत्र में। सबसे कम कहा जाए तो दक्षिण, सबसे कम कहां होगा, दक्षिण पश्चिम के हिस्से में। ये बातें क्लियर हो गया सबको? तो एक बार जो है यहां से लेकर के यहां तक जितना भी हमने पढ़ाया, आज तो लिखाना मुझे नहीं लगता है कि संभव है यार। आज हो जाएगा कि करंट अफेयर वाला क्लास को आज रहने दिया जाए? मैं इसके लिए कंफर्म कर लेता हूं थोड़ा, है ना, कि सर की क्लास है कि नहीं। हाँ बताओ। हाँ हाँ, सबसे ज्यादा। हाँ, हमने क्या कहा, अगर आपसे एवरेज पूछे तो सबसे अधिक धान और गेहूं वैसे उत्तर बिहार में है। किधर है? उत्तर बिहार में। लेकिन प्रोडक्शन एकमात्र जिला में ज्यादा हो रहा है, रोहतास में। डेटा को देखोगे ना, मधुबनी में नहीं है। सबसे ज्यादा गेहूं का प्रोडक्शन भी रोहतास में है, और सबसे अधिक धान का भी है। हाँ हाँ, संपन्न होगा, यस। ओके, तो ये कारण भी है। दूसरी बात की जो किशनगंज के हिस्से हैं और ये मधेपुरा का जो हिस्सा दिख रहा है, इधर इसके अलावा बरसात अधिक है, चाय की खेती भी बेहतरीन है। हाँ, चाय की खेती वहां पर होती है। चाय की खेती पूर्णिया में, किशनगंज में, साथ में जो तालाब का हिस्सा उसमें मखाना की खेती हो रहा है। समझ में आ रहा है? एक साथ में याद रखना, किशनगंज भी, पूर्णिया भी, कटिहार भी, ये सब हिस्से में, दरभंगा तक के, ये पूरा हिस्सा जो अगर बिहार का कहा जाए तो ये पूरे हिस्से में जो है वो चाय के साथ साथ मखाना की खेती भी हो रही है। बात समझ में आया? तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलो, ये लोगों का क्या कमेंट है जरा देख लो। ये लोग, हम लोग तो सुन ही नहीं रहे सर। हाँ, ये लोग बोलता है, सिंबल से बोलता है। जब हंसाते हैं तो तब हंसने वाले सिंबल डालेगा। आप रोहतास की बात बोल रहे हैं, सच बोलिए, हम भी रोहतास से ही हैं। बताइए। नहीं, हेलो गाइस वाला आज नहीं है। बात समझ में आया? चलिए, एक सवाल आप लोगों से पूछे जो हमने पढ़ा है इसके अकॉर्डिंग। असली समझ में आया कि आप लोग समझ पाए कि नहीं मेरे कॉन्सेप्ट को? बताओ। नहीं, अब लिखाने वाला 5 मिनट तो काम होगा नहीं। ये तो तुम जान लो, भूल तो जाओगे ही। ये तो याद कर रहे हो तो मतलब भूलना तो अधिक ये है ही। चलो, हम आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इसके हिसाब से जो है ऑप्शन भी दे रहे हैं। ठीक है, बिहार में वर्षा के क्रम के अनुसार जिलों को जो है वो सजाना है। बात समझ में आया? ये सवाल एकदम से लॉजिकल है, और अगर हाँ ऑप्शन पर, जाहिर सी बात है कि ऑप्शन पर ही डिपेंडेंट ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, वर्षा के आधार पर जिलों को सजाइएगा, बताना है सबको। ऑप्शन सी होगा। जिलों को घटते क्रम में, नहीं घटते क्रम में नहीं बताएंगे, बढ़ते क्रम बनाएंगे। बढ़ते क्रम में बताना है। ठीक है, अच्छा, ये प्रश्न आपको ये तो समझ में आ गया हो कि पूरा कॉन्सेप्चुअल होगा, है ना। ये फैक्ट बेस्ड ऐसा तो नहीं है कि मतलब एक बार में एक लाइन में बना दिया और उसके आधार पर हो गया। ये कंसेप्चुअल है। और देखो, इसमें हम ऑप्शन दे रहे हैं आप लोगों के लिए। पहले कोई नहीं बोलेगा जब तक हम पूछेंगे नहीं, यहां दिमाग नहीं लगाना है एक साथ में। ठीक है, एक साथ कई सारे रहेंगे। हम ऑप्शन ही ऐसा लिखेंगे कि एक बार उत्तर दे ही नहीं पाओगे। ठीक है,
ऑप्शन ही इस आधार पर लिखेंगे कि एक बार में दे ही नहीं पाओगे। नहीं, गलत बात कैसे है? तुम लोग हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, कभी भी पलटी हो सकता है, ये समझ लो तुम लोग। आप लोगों को कभी भी खत्म कर देंगे हम, समझ लो। ठीक है, सी होगा, सी होगा, पक्का बता रहे हो? ऑप्शन में ई जोड़ेंगे हम, एक और आ जाएगा। समझ में आ रहा है? बताओ, उत्तर तो होने ही नहीं दे रहे हैं हम, हर बार चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, आप इस बात को समझिएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं तुम लोग? समझ पा रहे हो? हाँ, अब लग रहा है कि हो जाएगा। अब सही लग रहा है? ये जो है वो मेंशन कर रहा है आपका, जो इसको फॉलो कर रहा है ना। मतलब हम लोग जो है, अगर देखा जाए, पश्चिम से किधर चल रहे हैं? पूरब की तरफ। अगर ऐसा प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और जिसका कॉन्सेप्ट बढ़िया नहीं है, अब देखो इसमें जो है, अगर प्रॉपर देखा जाए, दो कॉन्सेप्ट आपके लग रहे हैं, हम केवल एक को नहीं बताएंगे। पहला रेस्पॉन्सिबल, तो ये आप समझ गए थे, इस बात को समझिएगा कि पहला ये तो समझ गए थे कि हम पश्चिम से पूरब जा रहे हैं तो वर्षा अधिक होगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपका तभी जो है सहयोग कर पा रहा है जब आपको ये जिले क्रम से याद है। बात समझ में आया? ये दोनों कॉन्सेप्ट अगर दोनों में से एक भी मिसिंग रहेगा तो आपका क्या उत्तर लग रहा है सही होगा? अब समझ में आया कि हम इन जिलों को क्यों याद करवाए थे। अगर ऐसा प्रश्न पूछ दे और मान लो कि अगर दोनों में से एक कॉन्सेप्ट भी किसी का मिसिंग है, इसका उत्तर दे पाएगा? ऊपर से लगेगा कि इतना मुश्किल सवाल कि जिला के हिसाब से पूछ लिया। और ये तो मतलब मैं बरसात में पूछ रहा हूं, वर्षा के हिसाब से मिट्टियों में यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। जब बिहार की मिट्टी सॉइल और बिहार पढ़ाऊंगा मैं, तो उसमें ऐसे जिले पूछ देंगे और उसमें क्या लिख देगा कि कौन कौन से जिले में जो है वो पुरानी जलोढ़ मृदा है। अब बताओ, किताब में कभी भी ये वन लाइनर में लिखा हुआ मिल सकता है? ये कभी भी नहीं मिल सकता है। इसके लिए क्या करना होगा? आपको कॉन्सेप्ट ठीक रखना होगा। तो जिला को जो याद करवाए वो भी अभी ये कंप्लीट होगा, क्लाइमेट के बाद मिट्टी, उसके बाद जैसे ही नदी में प्रवेश करेंगे टोटल 38 जिला आपको याद हो जाएगा। जो बचा हुआ है ना बीच का, वो सब के सब एक बार में एक क्लास में याद हो जाएगा। तो वहां से आप अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसके लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं, आप लोग समझते ही नहीं है। हाँ, 15 तक के, 15 या 20 तारीख तक, 15 तक लगाओ, चलेगा। ठीक है, अरे अभी इतना चिंता क्यों कर रहा है? एग्जाम तो है नहीं आप लोगों का है? एग्जाम नहीं है ना? बताइए, ऐसे प्रश्नों के लिए आपको तैयार भी कर रहे हैं, बोले जल्दी खत्म कर दीजिए एकदम, तो जल्दी खत्म कर देंगे और क्या। हाँ, क्लास, हाँ है आगे आपका करेंट अफेयर क्लास है ना? कल क्लास है? हाँ, कल भी क्लास है आप लोगों का। ये ऑब्वियस सी बात है, आएंगे, क्लास रहेगा तो आएंगे। कह रहा है आइएगा। नहीं, एक बात बताएं, तुम्हारा नाम क्या है जी? बंद कर दीजिए। नाम क्या है तुम्हारा, बताओ? क्रांति कुमार।